तैयार हो जाए, क्योंकि आप आ चुके हैं उस सफर पर जहां हर कहानी में होगा ट्विस्ट, हर किरदार होगा खास। स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। भयंकर गर्जना के साथ हरे रंग की घनी ज्वाला पूरे यंत्रमंडल में फैल गई। जलती गर्मी ने पूरा क्षेत्र तप्त नरक में बदल दिया। सभी स्तब्ध रह गए। ये हरी ज्वाला क्या है? महागुरु गौतम और अन्य यंत्रविद हैरान थे। गुरु कार्तिकेय ने कहा, यह सामान्य ज्वाला नहीं है, ये तो प्रकृति की मूल शक्ति से बनी है। महागुरु गौतम, आपके शिष्य ने ये शक्ति छिपाकर रखी। अन्य यंत्रविद विस्मित थे। गौतम ने कड़वा मुस्कान देते हुए कहा, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। वहीं विश्वाली राक्षसी तेजी से रोहन की ओर बढ़ रही थी, पर हरी ज्वाला ने उसे रोक लिया। उसकी आंखें सख्त हो गईं। ये वही ज्वाला है जो उस बिच्छू में थी, पर अब कहीं अधिक प्रबल है। उसे महसूस हुआ कि ये ज्वाला असाधारण है। यदि वो इससे छू गई तो गंभीर रूप से घायल हो सकती है। रिया और अन्य योद्धाओं ने राहत की सांस ली। वे चिंतित थे कि रोहन उस राक्षसी के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया था। सेनापति यशवर्धन ने कहा, जब तक वो ज्वाला उसे रोके हुए है, हमें अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करनी चाहिए। वो युवक समय खरीदने का प्रयास कर रहा है, हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, एक अन्य वरिष्ठ योद्धा बोला। वे सब ध्यान लगाकर साधना में बैठ गए। रोहन यंत्रमंडल के बीच खड़ा विश्वाली राक्षसी को देख रहा था। उसकी आंखों में दो हरी ज्वालाएं जल रही थीं। अचानक हरी ज्वालाएं एकत्रित होकर श्रृंखलाओं में बदल गईं और हर दिशा से विश्वाली पर टूट पड़ीं। धातु की तरह टकराने की आवाज आई। वो हवा में उड़ी और बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन श्रृंखलाएं बढ़ती गईं और एक जाल में बदल गईं। इसी समय हरी ज्वालाओं से बनी भालाएं उसकी ओर बढ़ीं। वो उनके बीच से निकलने लगी, लेकिन तभी एक छाया उसकी बांह से टकराए और हरी ज्वाला उस पर चढ़ गई। उसकी बांह एक पल में जलने लगी। उसने तुरंत काली शक्ति को झटक दिया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि ऊपर से और ज्वाला जाल उस पर आ गिरा। अब वो रोहन के पास तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। हरी ज्वाला बार बार उसके शरीर से टकरा रही थी। हर जगह से हरे धुएं के बादल उठने लगे। जिसने कभी समस्त योद्धाओं को कुचल दिया था, अब खुद अस्त व्यस्त हो गई थी। रिया, गौतम और अन्य हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यंत्र इतना प्रभावी होगा। क्या रोहन अकेले ही उसे समाप्त कर सकता है? यशवर्धन ने कहा, अगर कर दे तो मैं उसे शराब पिलाऊंगा, एक भारी आवाज में योद्धा बोला। वैसे वो अविवाहित है ना? मेरी बेटी की उम्र उससे मिलती है। तू बेहया है। तेरी बेटी तो 13 की है। अरे भाई, वो भी 18 से कम है। ये भी एक ही उम्र के हुए। मेरी बेटी 18 की है, पहले मेरा हक। क्या तू उसे मुझसे छीनना चाहता है? ऐसी प्रतिभा पर कौन ध्यान नहीं देगा? रोहन, रिया और सेनापति यशवर्धन निराश हो गए। इस नाजुक समय में ये लोग दामाद के लिए झगड़ रहे थे। गौतम और अन्य यंत्रविद हरी ज्वाला की शक्ति देखकर दंग रह गए। गुरु कार्तिकेय बोल पड़े, महागुरु गौतम, मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी है। गुरु चंद्रशेखर भी बोले, मुझे भी कुछ निवेदन करना है। गौतम ने आंखें तरेर कर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तभी यंत्र से एक गूंजती हुई गर्जना हुई। रोआर। विश्वाली राक्षसी बौखला उठी थी। उसका शरीर एक विकराल रूप लेने लगा। काली रोशनी में लिपटी राक्षसी देविका की आकृति तेजी से फैल रही थी। वह काली रोशनी अब एक विकराल काले सूरज की तरह फैलती जा रही थी। राक्षसी देविका का शरीर गुब्बारे की तरह फूल रहा था। उसकी बैंगनी लहराती जुल्फें हवा के बिना भी उछल रही थीं। जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसके बाल भी मोटे और सर्पिल होते जा रहे थे। वो सिर पर फुफकारते अजगरों जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसी समय उसके सिर पर दो नुकीले सींग निकल आए। उनमें से बर्फ जैसी ठंडी चमक निकल रही थी। उसके होठों के किनारे दो पंक्तियों में धारदार दांत उभर आए थे। वे आरी जैसे दिखाई दे रहे थे। यह क्या? दानवीर और अन्य योद्धा चौंक कर राक्षसी देविका को घूरने लगे। कुछ भयावह घटने वाला था। मंत्रविद भी गंभीर हो गए थे। सन्नाटा छा गया था। नीचे युद्धभूमि पर अफरा तफरी मच गई। राक्षसी रूपांतरण। मालकिन रूपांतरण की अवस्था में है। भागो, ये मनुष्य अब मरे हुए हैं। उन्होंने मालकिन को इस हद तक पहुंचा दिया। हम सब मारे जाएंगे। ये कोहराम मानवों ने नहीं, बल्कि अंधकार जीवों ने मचाया था। वे इंसानों को छोड़कर खुद ही भयभीत होकर भागने लगे। मानव योद्धा स्तब्ध रह गए। ये क्या हो गया? क्या ये अंधकार जीव पागल हो गए हैं? ये राक्षसी रूपांतरण क्या होता है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर यह जरूर भयानक था। आकाश में काली ऊर्जा की वह गेंद लगातार कांप रही थी। फिर उसमें से दो लाल डरावनी आंखें चमकने लगीं। उनकी सतह पर लाल नसें थीं और उनमें डरावनी चमक थी। मानव योद्धाओं के मन विचलित होने लगे। उनका चेतन क्षीण हो रहा था। मत देखो, मंत्रविदों ने तुरंत चेतावनी दी। हूंफ। एक तेज नाक से निकली आवाज के साथ एक जबरदस्त मानसिक शक्ति मंत्रवृत्त के मध्य से फैलने लगी और उस विक्षिप्त ऊर्जा से टकरा गई।
धमाका हुआ, अदृश्य मानसिक शक्ति की लहर चारों ओर फैल गई। ये कैसी मानसिक शक्ति है? गुरु गोविंद और अन्य मंत्रविद स्तब्ध रह गए। ये शक्ति रोहन से आ रही थी। ये सम्राट स्तर से भी ऊपर की मानसिक शक्ति थी। आंखें बंद करो। मंत्रविदों के आश्चर्य के बीच रोहन की आवाज गूंज उठी। नीचे के असंख्य मानव योद्धा घबरा कर जागे और रोहन की बात सुनकर तुरंत आंखें बंद कर लीं। उच्च श्रेणी के योद्धा अब भी स्थिति पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। वे इस रूपांतरण को गंभीरता से देख रहे थे। राक्षसी रूपांतरण। सभी आश्चर्यचकित थे। किसी ने ऐसा पहले नहीं देखा था। रोहन ने अपनी लेतिंग शक्ति को सक्रिय किया। उसके शरीर में बिजली की ऊर्जा तीव्र गति से संचालित होने लगी। धड़ाम, बिजली की चमक उसके शरीर पर गिरने लगी। वह अधिक बिजली शक्ति एकत्र कर रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह अब पर्याप्त नहीं है। फिर बिजली की रेखाएं आकाश से गिरने लगीं और हजार वज्र विनाश मंडल में समा गईं। रोहन ने मृत्यु का इंतजार नहीं किया। उसने ही काष्ठ गलन अग्नि मंडल को नियंत्रित करते हुए राक्षसी देविका को हरे शोलों में डुबो दिया। गर्जन हुआ। काले प्रकाश की गेंद से एक भीषण चीख निकली और वह ऊर्जा सिकुड़ती हुई फट पड़ी। हरापन छटने पर असली रूप दिखाई दिया। उसका शरीर सड़ती हुई मांसपेशियों के टुकड़ों का बना था, जो रेंग रहे थे। मांसल बाल नीचे लटक रहे थे। सिर की जगह पर बैंगनी अजगर जैसे बाल उफान पर थे, जिनके बीच दो लाल आंखें चमक रही थीं। उसके खुले मुंह से लार टपक रही थी और भीतर दांतों की तीखी कतारें थीं। ये वही सुंदर स्त्री नहीं थी जो कुछ क्षण पहले थी। उबकाई जैसा अनुभव हुआ। रोहन उससे आंख नहीं मिला सका। सच में, ये अंधकार जीव असली राक्षस थे। यही था राक्षसी रूपांतरण। रोहन गंभीर हो गया। उसके भीतर की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि वह 10 किलोमीटर तक की जमीन समतल कर सकती थी। मानव, अपना नाम बताओ, राक्षसी देविका बोली। उसकी आवाज शुद्ध दुष्टता से भरी थी। रोहन, उसने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, अब तुम बिना पछतावे के मर सकते हो। तुमने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। उसकी आवाज में घृणा और अभिमान था। रोहन के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। उसने चुपचाप आकाश की ओर इशारा किया। धड़धड़ाहट, वज्र की कई रेखाएं एक बिंदु पर इकट्ठा होने लगीं। मर जा। राक्षसी देविका हरे शोलों को चीरती हुई रोहन की ओर झपटी। उसका विकराल शरीर एक विशाल मुंह बनकर रोहन को निगलना चाहता था। रोहन ने अपने चारों ओर की हरी अग्नि को नियंत्रित करते हुए एक बड़ा जाल बना लिया और उसकी ओर फेंका। फूं फूं फूं। राक्षसी देविका पीछे नहीं हटी। वह सीधे जाल से टकरा गई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उसका मांस हरे शोलों से जलकर काले धुएं में बदलने लगा, फिर दोबारा उसके शरीर में समा गया। वह मांस रेंगता और फैलता जा रहा था। ये चक्र चलता रहा। ये क्या है? रोहन के मन में पहली बार सच्चा आश्चर्य जागा। उसका वर्तमान रूप एक रहस्य था। रोहन ने दांत भींच लिए। उसकी एकमात्र आशा अब बिजली की शक्ति में थी। आकाश में बिजली की शक्ति धीरे धीरे एक दिव्य बिजली राक्षस का आकार लेने लगी थी। रोहन ने जब सहस्त्र वज्र विनाश यंत्र को पूर्ण शक्ति से संचालित किया, तो आकाश से अनेक बिजली की धाराएं एक ही बिंदु पर आकर गिरने लगीं। चमक इतनी तेज थी कि आंखें चुंधिया जाएं। उसी बीच बिजली से बना एक विशाल प्राणी आकार लेने लगा। वह किसी प्राचीन पौराणिक किरण की तरह दिख रहा था, दिव्य और भव्य। गर्जना की आवाज आकाश को चीर गई। नीचे खड़े लोग ये दृश्य देख दंग रह गए। क्या ये रचना रोहन की है? कोमल ने अविश्वास में कहा। ये युवक तो सचमुच अद्वितीय है। नीलेश की आंखें चमक उठीं। उसे याद आया जब रोहन पहली बार काली चील सेना में आया था, तब उनके प्रशिक्षक ने चिताया था ये लड़का साधारण नहीं। और ये बात सही साबित हुई थी। फौज में प्रवेश करते ही उसने 7 तारा योद्धा यथार्थ शौर्य को पराजित कर दिया था। फिर काली शक्तियों की साजिश उजागर कर अपनी पहली वीरता अर्जित की थी। पर आज की स्थिति उन सब बातों से कहीं आगे की थी। रोहन अकेले 2 विशाल यंत्रों को संचालित कर राक्षसी देवी काली से भिड़ रहा था, और 12 आचार्य जैसे यंत्रकार सिर्फ उसकी सहायता कर रहे थे। युवराज शौर्य अब सिर्फ विस्मित होकर देखता रह गया। वह समझ गया था कि रोहन से मुकाबला करना अपने हाथ जलाने जैसा होगा। ये लड़का इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? खुशबू की आंखों में बिजली की परछाई थी। बिजली के बीच खड़ा वह युवक मानो बिजली के देवता का अवतार लग रहा था। रक्षा बलों के योद्धा हैरान थे, क्या यही उनका नेता है? ये तो लगभग अलौकिक शक्ति थी। रिया और अन्य वरिष्ठ योद्धा भी चुप थे। उन्हें भी उस वज्र प्राणी की शक्ति ने भयभीत कर दिया था। वे बोले, सामान्य योद्धा तो इसका सामना नहीं कर सकते। शायद सदियों में कोई एक ही ऐसा योद्धा जन्म लेता है, एक वृद्ध योद्धा ने कहा। काश ऐसा कोई योद्धा हमारे महाद्वीप में होता। कुछ योद्धा निराश हो उठे। रिया के मन में गर्व की भावना थी, लेकिन साथ ही चिंता भी कि वह शिष्य अब उसे पीछे छोड़ देगा। इस बीच राक्षसी देवी काली ने हरी ज्वालाओं की जाल से निकलने की कोशिश की। उसका विशाल शरीर झुलस रहा था, लेकिन वह जोर से चिल्लाए और रोहन की ओर लपकी। सभी यंत्रकार और योद्धा भयभीत हो गए।
रिया और अन्य जानते थे कि अब वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे यंत्रकार नहीं थे। पर रोहन शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने फिर से हरी ज्वाला की शक्ति से हमला किया। देवी काली पीछे हट गई, उसका शरीर जलकर धुएं में बदलता गया। रोहन ने बिजली की शक्ति को और बढ़ाया। 3 और वज्र गोले आकाश में प्रकट हो गए। आचार्य गौरांग और अन्य यंत्रकारों ने अपने मानसिक बल को यंत्र में प्रवाहित किया। रोहन को थोड़ा आराम मिला। अब बिजली की धाराएं और भी उग्र हो गईं। देवी काली अब और भयानक रूप ले चुकी थी। उसकी लाल आंखें पागलपन और राक्षसी क्रोध से भरी थीं। वह हंसी, पर वह हंसी रूह कंपा देने वाली थी। रोहन की आत्मा पर हमला हुआ, पर उसकी सम्राट स्तर की मानसिक शक्ति ने हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर दिया। देवी काली पागल हो उठी। उसका शरीर फटकर मांस के टुकड़ों में बढ़ गया, जो रोहन की ओर बढ़े। रोहन ने यंत्र से वज्र प्राणी को नीचे बुलाया। वज्र की आवाज से आकाश कांप गया। वह प्राणी मांस के टुकड़ों पर टूट पड़ा। चीखें गूंजने लगी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। बहुतों के कान से खून निकलने लगा। वज्र प्राणी की शक्ति भी समाप्त हो गई और वह भी समाप्त हो गया। हर कोई स्तब्ध होकर यंत्र को देखता रहा। क्या राक्षसी देवी काली सच में मारी गई? ये प्रश्न सबके मन में था। नहीं, यज्ञेश ने चिंतित होकर कहा। तभी दूर से डरावनी चीख सुनाई दी। काले धुएं ने भागते राक्षसों को घेर लिया और उन्हें यंत्र की ओर खींच लिया। वे चिल्लाने लगे, देवी कृपा करो। लेकिन वे सभी निगल लिए गए। शापित हो, वह अभी मरी नहीं। रिया और अन्य चीख पड़े। रोहन ने देखा, आकाश में एक लाल नेत्र उसे घूर रहा था। वह जान गया, अभी काम बाकी है। उसने आकाश में मौजूद 3 वज्र गोले की ओर देखा और बोला, सोचा था तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अब तुम ही सहारा हो। बिजली फिर से गिरी, लेकिन इस बार उसके शरीर में दरारें पड़ने लगीं। खून बहने लगा। रोहन, रिया और गौरांग चीख उठे, पर रोहन पीछे नहीं हटा। वह मुस्कुराया और बिजली की ऊर्जा यंत्र में डालने लगा। तीनों वज्र गोले चमकने लगे। एक चौथा गोला भी प्रकट हुआ। राक्षसी देवी काली का नया शरीर अब और भी विकराल था, सैकड़ों चेहरे कष्ट से चीखते हुए। रोहन ने सिर उठाया। चारों ओर गरज की आवाज गूंज उठी। चारों वज्र जीव अजगर, कछुआ, फीनिक्स और किरण आकाश में प्रकट हुए। वे रोहन के सामने झुके और चारों कोनों पर तैनात हो गए। उन्होंने अपनी बिजली की शक्ति एकत्र की। दूसरी ओर देवी काली ने काले प्रकाश का एक स्तंभ रोहन पर छोड़ा। चारों वज्र जीवों की बिजली एक साथ चमकी और उस काले स्तंभ से टकराए। ये था दैवी प्रहार। एक भयंकर विस्फोट ने सारा आकाश हिला दिया। आकाश में गूंजती गड़गड़ाहट और चमकती बिजली जैसे कोई दैवी दंड की शुरुआत हो। गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा स्तंभ और काले प्रकाश स्तंभ की टक्कर से जमीन थर्रा उठी। टकराव के केंद्र पर रंगों का भेद असंभव हो गया। चमकती रोशनी से देखने वालों की आंखें चौंधिया गईं। दोनों शक्तियों की विस्फोटक टक्कर से उठा ऊर्जा प्रवाह चारों ओर फैल गया। लोग स्तब्ध होकर आकाश की ओर देख रहे थे। बिजली की चमक उनकी आंखों में उतर आई थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रलय का प्रारंभ हो चुका हो। सभी जनरल स्तर के योद्धा, जिनमें दत्तात्रेय जैसे वरिष्ठ भी शामिल थे, इस विस्फोट से कई मीटर पीछे उछल गए। वे अवाक रह गए। दोनों पक्षों की शक्ति अविश्वसनीय थी। उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी अपार शक्ति कोई कैसे संभाल सकता है, और वो भी जब एक पक्ष मात्र 20 वर्ष से कम उम्र का युवक था। रोहन। आकाश में दोनों स्तंभ क्षण भर के लिए रुके, जैसे समय और स्थान थम गया हो। कालरात्रि असुर रानी ने क्रोधित होकर गर्जना की और उसके भीतर की काली ऊर्जा उफान मारने लगी। काले प्रकाश स्तंभ ने फिर से ताकत पाए और बिजली के स्तंभ को पीछे धकेलने लगा। रोहन का चेहरा गंभीर हो गया। उसके चारों ओर बिजली की शक्ति इकट्ठा होने लगी, और वही शक्ति 4 विशाल बिजली दानवों को ऊर्जा देने लगी। चारों दानव गरजे, और उनके मुंह से निकली बिजली और प्रज्वलित हो गई। बिजली का स्तंभ और अधिक सशक्त होकर काले स्तंभ पर टूट पड़ा। इस बार बैंगनी स्तंभ ने बढ़त बना ली। नीचे खड़े लोग हर्षित हो उठे। सभी की आंखें स्तंभ पर टिक गईं। वे चाहते थे कि किसी तरह वे भी उस बैंगनी स्तंभ को बल दें। पर लाइटनिंग फोर्स बहुत दुर्लभ थी। कोई और उसकी सहायता नहीं कर सकता था। काले मांसपिंड पर उभरते चेहरों पर पीड़ा की छाया थी। आंख, मुंह और नाक से काले लाल रक्त की धाराएं बह रही थीं। कालरात्रि असुर रानी ने क्रूरता से चीख मारी और अपनी समस्त अंधकार ऊर्जा बाहर निकाल दी। काले स्तंभ ने फिर से उठान लिया। हर कोई सांसें रोककर देखने लगा। फिर एक बार 2 स्तंभों की टक्कर से विस्फोट हुआ। ऊर्जा लहरें चारों ओर फैलीं। चीड़ की आवाज आई। वज्रयंत्रों पर बैठे यंत्राचार्यों के चेहरे भय से बदल गए। वे स्तंभों पर फैलती दरारें देख रहे थे। सारे यंत्र तेजी से टूटने लगे। सहस्र वज्र विनाश यंत्र पूरी तरह बिखर गया। ये कैसे हो गया? आचार्य काल चौंके। प्रहार बहुत प्रचंड था। आचार्य गौरीनाथ ने चिंतित होकर कहा। अब रोहन का पूरा शरीर खून से लथपथ था। चेहरा, माथा, सब जगह चोटें थीं। हड्डियां चरमराने लगी थीं। ये राक्षसी और कितनी देर जीवित रहेगी?
मैं ही पहले मर जाऊंगा, रोहन ने मन ही मन कहा। फिर उसे याद आया एट्रीब्यूट बबल्स। उसने अपनी मानसिक ऊर्जा से समस्त क्षेत्र की शक्तियां समेट लीं। आत्मबल 23, अंधकार शक्ति 30, अग्नि शक्ति 10, जल शक्ति 15। ये सब ऊर्जा उसके शरीर में समाहित हो गईं। एक ताजगी उसके भीतर दौड़ने लगी। उसने अपनी अंगूठी से सर्वश्रेष्ठ औषधियां निकालीं और सीधे पी लीं। वे उसी के बनाए हुए थे, सबसे प्रभावशाली। उनके घुलते ही गर्म ऊर्जा शरीर में फैल गई। घावों की मरम्मत प्रारंभ हुई। उसने कालरात्रि असुर रानी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, आ जा, देख लेते हैं कौन पहले मरेगा। असुर रानी की आंखों में अविश्वास था। यह मानव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। अब दोनों के पास शक्ति शेष नहीं थी। जो खड़ा रहेगा वही विजेता होगा। रोहन ने महसूस किया कि यंत्र बिखर रहा है। चारों बिजली दानव भी बेकाबू हो रहे थे, लेकिन उसके पास अब सम्राट स्तर की मानसिक शक्ति थी। उसने उन्हें जबरन नियंत्रित किया। चल, ये अंतिम वार है, या तू बचेगी या मैं, रोहन ने कहा और समस्त मानसिक शक्ति से बिजली दानवों को स्तंभ में विलीन कर दिया। बिजली का स्तंभ दुगुना हो गया। उसने काले स्तंभ को दबा दिया। कालरात्रि असुर रानी चौंक गई। उसने नहीं सोचा था कि रोहन के पास अभी कोई अंतिम अस्त्र बचा है। काला स्तंभ चटकने लगा। अंततः बिजली की शक्ति ने उसे और उसके मांसपिंड रूप को निगल लिया। नहीं, उस राक्षसी रूप से निकले असंख्य चेहरे चीत्कार करने लगे। बिजली की चमक के बीच लगातार धमाके हो रहे थे। काले धुएं से ढकी राक्षसी, काली दानवी, की चीखें अचानक बंद हो गईं। उसका मांसल शरीर बिजली में डूब गया। एक डरावना आभास चारों ओर फैल गया। सभी लोग पीछे हटते चले गए, उस भयानक झटके को सह पाने में असमर्थ। लेकिन उनकी निगाहें बिजली के गोले पर टिकी रहीं, जहां वे नतीजे का इंतजार कर रहे थे। बीच में लगा विद्युत स्तंभ टूटने के कगार पर था। दीवारें दरक चुकी थीं, और उसका आधा हिस्सा ही अब भी टिका हुआ था। वहीं पर रोहन खड़ा था, चेहरा पीला, शरीर लहूलुहान, सांसें तेज चल रही थीं। उसकी नज़र उस प्रकाश के गोले पर जमी हुई थी। वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। अगर काली दानवी अब भी जीवित रहती, तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। अचानक उसने भौहें सिकोड़ लीं। चारों ओर नजर दौड़ाई और चेहरा बदल गया। बिजली और अंधकार के टकराव से आसपास की जगह में विकृति आ गई थी। जगह जगह दरारें बन गई थीं, जिनके पीछे का काला शून्य झलकने लगा था। रोहन को अंतरिक्ष संबंधी शक्ति प्राप्त थी, इसलिए वह जानता था कि ये अनियंत्रित आयामीय दरारें बेहद अस्थिर और घातक होती हैं। कोई भी शक्तिशाली योद्धा इनमें कटने से नहीं बच सकता। उसका शरीर पहले से ही घायल था और ऊर्जा लगभग समाप्त। बचने का कोई मार्ग नहीं था। बिजली की ऊर्जा उसके चारों ओर भयंकर गति से घूम रही थी। अगर वह इतनी नजदीक न होता, तो शायद वह इन्हें महसूस भी नहीं कर पाता। दूरी पर खड़ी दान शिक्षिका, रिया और बाकी योद्धा उसकी स्थिति को नहीं समझ पा रहे थे। वे पास नहीं आ सकते थे, वरना अब तक सहायता के लिए दौड़ पड़ते। कुछ देर बाद बिजली शांत हुई। आसपास की उग्र ऊर्जा भी धीरे धीरे स्थिर हो गई। रोहन ने सामने देखा, सभी की नजरें उसी दिशा में थीं। मर गई, मर गई, काली दानवी मारी गई। सामने कुछ भी नहीं था। वह डरावना मांस का ढेर अब नहीं रहा। काली धुआं भी नहीं उठा, जो उसकी शरीर को फिर से बना सकता था। सभी जनरल स्तर के योद्धा वहां पहुंच गए और पूरे क्षेत्र की जांच की, लेकिन काली दानवी की कोई ऊर्जा तरंग महसूस नहीं हुई। काली दानवी सच में समाप्त हो चुकी थी। एक पल के सन्नाटे के बाद पूरे रणभूमि पर जयघोष गूंजने लगा। विजय मिल चुकी थी। वे विनाश से बच निकले थे। जो वहां मौजूद थे, वही इस क्षण की सच्ची भावना समझ सकते थे। लोग हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे, और उसी हंसी में खून से सने चेहरों पर आंसू बह रहे थे। लाशें चारों ओर बिखरी थीं। कई वीरों ने अपने प्राण गंवाए थे। सैनिकों और योद्धाओं की यही नियति होती है, मृत्यु की आदत होने के बावजूद, जब अपने साथी गिरते हैं, तो हृदय में टीस उठती है। रोहन ने राहत की सांस ली। शरीर में थकान भर चुकी थी। वह थक गया था, पर जिंदा होना सुखद था। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर उठाया। आकाश में जो 5 आयामीय दरारें खुली थीं, अब वे धीरे धीरे बंद हो रही थीं। बादल हटे, और सूर्य की एक किरण धरती पर पड़ी। युद्ध समाप्त हो चुका था। सभी तंत्रज्ञ और जनरल योद्धा रोहन की ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर राहत, आश्चर्य और सम्मान था। नीचे से आवाजें गूंजने लगीं। रोहन, रोहन, रोहन। हर तरफ सिर्फ एक नाम था। उस युवक ने युद्ध को पलट दिया था। इंसानों की रक्षा की थी। हर कोई उसके प्रति कृतज्ञ था। अब सबका मन उस पर गर्व से भर गया। वह इस युग का बेजोड़ वीर था। चाहे वे धरती से हो या किसी और लोक से, हर कोई उसे पूरी श्रद्धा से नमन कर रहा था। उसकी क्षमता और साहस ने सबको जीत लिया था। युवक लहूलुहान था, झुका हुआ था, पर सबकी नजरों में वह अडिग खड़ा था। ऐसा तेज था उसमें जो सबको फीका कर देता था। उसके लहू से सनी वर्दी उसकी वीरता की गवाही दे रही थी। रोहन का नाम इस युद्ध में सदा के लिए दर्ज हो गया था।
भीड़ की जयकार सुनकर रोहन चकित रह गया। उसने नीचे देखा, सभी की आंखों में एक भाव था। वह मुस्कुराया। वो चोटें अब व्यर्थ नहीं लगी थीं। उसे ख्याति की चाह नहीं थी, लेकिन इतने सारे लोगों को बचते देख वह सुकून महसूस कर रहा था। शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इस बात का अब उसे थोड़ा एहसास हो रहा था। चलो, सबकी खुशी का आनंद लो, रिया मुस्कुराकर बोली। गुरु, मैं हिल नहीं सकता, रोहन ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ उठाया। सब हैरान रह गए। वे समझे थे कि जब वह अंतिम वार दे सका, तो शायद ज्यादा चोट नहीं लगी होगी। पर सच्चाई अलग थी। उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी। उसकी हालत बाकी जनरल योद्धाओं से भी खराब थी। तुम, रिया भावुक हो उठी। वह उसे थामने बढ़ी। सावधान, अचानक एक तेज गुस्सैल चीख सुनाई दी। रोहन का चेहरा पल भर में बदल गया। उसे अपनी पीठ पर तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके पास न तो समय था, न शक्ति बची थी कि वह बच सके। धड़ाम, उसे नहीं पता चला कि क्या टकराया, बस एक जबरदस्त वार उसकी पीठ पर पड़ा। मुंह से खून निकल आया और शरीर बाईं ओर उछल गया। वहां कुछ आयामिया दरारें बंद हो रही थीं, लेकिन अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थीं। अगर वो उनसे टकरा जाता, तो उसकी मृत्यु तय थी। आखिरी विकल्प के रूप में, उसने अपनी अंतरिक्षीय शक्ति को पुनर्तः सक्रिय किया और उस अस्थिर जगह को भेद दिया। अगली ही पल, उसका शरीर अंतरिक्ष में समा गया। युवक, अंधलोक में तेरा इंतजार रहेगा, एक ठंडी आवाज गूंजती चली गई, और एक रक्तिम प्रकाश भी उसी दरार में समा गया। रोहन, रोहन, रिया, गुरु गोर्लिन और बाकी सब सन्न रह गए। वे दौड़े, लेकिन रोहन गायब हो चुका था। रिया ने दांत भींचते हुए दरार में कूदने की ठानी। पागल हो गई हो क्या? मत जाओ, सेनापति यश ने उसे रोका। हटो, वह गंभीर रूप से घायल है। अगर वहां गिरा तो मर जाएगा, रिया गुस्से से बोली। तुम भी मर जाओगी अगर गई तो। ये दरारें दुर्घटनावश बनी हैं, अंदर सब अस्त व्यस्त है। जनरल स्तर के योद्धा भी वहां नहीं टिक सकते, यश ने गंभीर स्वर में कहा। धत तेरी, रिया ने मुठियां भींच लीं। आज पहली बार उसने खुद को इतना असहाय महसूस किया। आसमान रात की तरह काला था, घने बादलों और धुंध से ढका हुआ। भूरे रंग के बादल परत दर परत छाए हुए थे, जैसे हटने का कोई इरादा ही न हो। इस गहरे काले आसमान में सूरज की रोशनी का कोई निशान नहीं था। कभी कभी गहरा लाल बिजली का चमकता हुआ रेशा आकाश को चीरता और जमीन पर हल्की चमक छोड़ता। भूरे काले रंग की जमीन दरारों से भरी थी, सूखी और बंजर, जो क्षितिज तक फैली हुई थी। पहाड़ी श्रृंखलाएं धरती पर किसी जख्म की तरह उकेरी हुई थीं, और अंतहीन भूरे काले जंगल पूरी दुनिया में फैले हुए लगते थे। इस पूरे संसार में अजीब सी अंधकार में रहस्यमयी ऊर्जा थी, जैसे जीवन की कोई हलचल ही न हो। काले जंगल को ढकती घनी धूसर धुंध, माहौल को और भी डरावना और खतरनाक बना रही थी। लाल चमकती बिजली जमीन पर सांप की तरह गिरती, और विशाल पेड़ों को बीच से फाड़ डालती। जब कोई पेड़ गिरता, तो उससे हरी धुआं निकलती, लेकिन आग नहीं लगती थी। थोड़ी देर में वो धुआं भी गायब हो जाती और सिर्फ जली हुई लकड़ी का हिस्सा बचता। करीब जाने पर दिखाई देता कि जमीन पर अजीब अजीब आकृतियों वाले पौधे उगे हुए थे। असंख्य विशाल वृक्ष आकाश को ढकते हुए खड़े थे। उनके तनों को घेरने के लिए कई वयस्कों की जरूरत पड़ती। पत्ते इतने घने थे कि उनके बीच कोई खाली जगह नहीं थी। मोटी जड़ें जमीन को चीरकर सांपों की तरह रेंगती थीं। बेलें आपस में उलझी हुई थीं और जमीन पर विचित्र आकारों के मशरूम और पौधों से जंगल भरा था। कभी कभी एक दो अजीब जीव झाड़ियों के पीछे से निकलते, इधर उधर देखकर फिर छाया में गायब हो जाते। इन जीवों और पौधों की त्वचा मटमैली और फीकी थी, जैसे वे इसी अंधेरे माहौल के अभ्यस्त हों। उनके बढ़ने का तरीका भी अलग था। जंगल के एक कोने में, हथेली जैसी दिखने वाली मोटी झाड़ियों के बीच एक छोटा काला जीव बिना हिले डुले पड़ा था। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। वह आधा दिन बिना कुछ पाए वहीं लेटा रहा, फिर भी उसका धैर्य बना रहा। अचानक एक काली परछाई झाड़ियों से बाहर निकली। झाड़ियों में छिपा छोटा जीव बिजली की तरह फुर्ती से उछला, जैसे कोई शिकारी तेंदुआ। लगभग उसी पल उसने झपट्टा मारा। लेकिन छपाक, वह पास की कीचड़ में गिर गया। वजह जमीन की फिसलन नहीं थी, बल्कि उसके दोनों छोटे पैर सुन्न हो चुके थे। जो काली परछाई बाहर निकली थी, वो एक छोटी सी गहरे हरे रंग की छिपकली जैसी दिखने वाली प्रजाति थी। जब उसने उस मछली जैसे होठों वाले जीव को कीचड़ में गिरते देखा, तो ठिठक गई। फिर वो मुस्कुराए और जंगल में गायब हो गई। उसे पता था कि वह जीव उसे खाने की कोशिश कर रहा था। यही मौका था भाग जाने का। वो छोटा जीव कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसने फिर से छलांग लगाई, लेकिन वह जीव हाथ नहीं आया। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वह जमीन से उठा और लंगड़ाता हुआ जंगल की ओर बढ़ गया, शरीर पर लगी कीचड़ की परवाह किए बिना। वह पूरे रास्ते सतर्क रहा, किसी भी खतरे से पहले ही सावधान हो जाता। आखिरकार वह एक छुपे हुए बिल तक पहुंचा। ये बिल एक बहुत बड़े पेड़ की जड़ों के नीचे था। इसके मुंह को घनी लताओं और पौधों ने ढक रखा था, जिससे यह आसानी से दिखाई नहीं देता था।
उसने अपने निशान और गंध को मिटाया और झाड़ियों को हटाकर बिल में घुस गया। यह उसका छोटा सा घर था, तूफानों और खतरों से बचने की एक सुरक्षित जगह। यही उसका एकमात्र आश्रय था। बिल अंदर से बड़ा था। इसमें कई रास्ते थे जो अलग अलग सुरक्षित स्थानों तक ले जाते थे। अगर एक रास्ता पकड़ में आ भी जाता तो वह दूसरे से भाग सकता था। उसने ये घर बड़ी मेहनत से खोद कर बनाया था और इसे लेकर वह बहुत संतुष्ट था। मगर अब वह सोच रहा था कि शायद उसे घर बदल लेना चाहिए। 2 दिन पहले एक बाहरी जीव उसके घर में घुस आया था, लेकिन वो नहीं समझ पाया था कि इतना बड़ा जीव इतनी छोटी जगह से अंदर कैसे आ गया। उसे अपने सभी रास्तों की जांच कर ली थी, मगर कहीं कोई निशान नहीं था। ये बात उसकी समझ से बाहर थी। उसने उस बड़े जीव को तुरंत भगाया या मारा नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ लग रहा था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी और वो खून और घावों से भरा पड़ा था। ऐसे जख्म देखकर उसकी दुनिया में कोई जीव जिंदा नहीं रहता था, बस खाया जाता था। लेकिन वह बड़ा जीव उससे थोड़ा मिलता जुलता था, इसलिए वो उसे खा भी नहीं सका। वो छोटा जीव बिल के अंदर घुसा। वहां एक काली आकृति सिकुड़ी हुई पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, कोई हलचल नहीं थी। वो मरा हुआ सा लग रहा था। वो छोटा जीव उसके पास बैठ गया। उसने अपना हाथ उठाया और उस आकृति के पिछवाड़े में उंगली से चुभोया। फिर बड़बड़ाया, ये सड़ क्यों नहीं रहा? इतना बड़ा है, अगर इसे घसीटूंगा तो मेरा दरवाजा टूट जाएगा। उसने माथा सिकोड़कर गहरी सांस ली। सतर्क तो था, मगर अनुभवी नहीं। ये स्थिति उसकी समझ से बाहर थी। अगर ये जिंदा निकला तो शायद मुझे घर बदल लेना चाहिए, पर 2 दिन से घूम रहा हूं और अभी तक कोई अच्छी जगह नहीं मिली। अगर अभी गया तो रात को किसी का शिकार बन सकता हूं। डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। परेशान होकर वह खड़ा हुआ और उस बड़े जीव के चारों ओर 2 चक्कर लगाए। फिर गुस्से में आकर उसे ठोकर मारी। सारा झंझट तेरी वजह से है। उसने फिर से एक और लात मारी। धड़ाक, वो शांत पड़ी काली आकृति अचानक हिली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी पुतलियां गहरी काली थीं, लेकिन उनमें तेज रोशनी चमक रही थी। उस छोटे जीव ने इससे पहले ऐसा तेज प्रकाश सिर्फ आसमान में बिजली के दौरान देखा था। मगर अब उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अपनी पीठ गुफा की दीवार से चिपका दी। छाया में छुपने की कोशिश करता हुआ वह चुपचाप बिल के बाहर की ओर सरकने लगा। मगर उसकी बदकिस्मती, वह दोनों चमकती आंखें सीधा उसी की ओर टिक गई थीं। मैं कौन हूं? मैं कहाँ हूं? मुझे कहाँ होना चाहिए था? रोहन ने जब अपनी आंखें खोली तो उसका मस्तिष्क जैसे कुंद हो गया था। वह कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। उसने स्वाभाविक रूप से अपने आसपास निगाह दौड़ाई। यह एक अंधेरा, नम, संकरा और तंग गुफा थी। फर्श पर सूखी घास बिछी थी, जिससे थोड़ी नमी कम महसूस हो रही थी। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही हार मान ली। जगह इतनी छोटी थी कि सीधा खड़ा होना असंभव था। वह थोड़ा झुककर गुफा की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। ये स्थिति बहुत असहज थी और जैसे ही वह हिला, उसके शरीर के घाव फिर से चिलक उठे। हाँ, दर्द की तीव्रता ने उसे गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। इतनी तकलीफ, इसी दर्द के कारण उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। काली मायावी राक्षसी मरी नहीं थी, बल्कि वह उसे घसीटकर इस नरक जैसी जगह में ले आई थी। धत्तेरी, उसने जान की बाजी लगाकर सब कुछ बदल दिया था। उसे लगा था कि अब जीत उसकी है, हर कोई उसका नाम पुकारेगा। सभी की सराहना, सम्मान और प्रशंसा, ये सब उसकी कल्पना में ही अच्छे लग रहे थे। पर अंत में सब कुछ खत्म हो गया। उसे एक आयामिया दरार में धकेल दिया गया और वह किसी अज्ञात स्थान पर पहुंच गया। जब वह इस बारे में सोचता तो दिल से आह निकल जाती। काली मायावी राक्षसी जैसी योद्धा से निपटना आसान नहीं था। वह अंतिम समय में भी सभी की नजरों से बचकर छिपे रूप में वार करने में सफल हो गई। अगर उसकी मानसिक शक्ति और ऊर्जा पूरी तरह खत्म न हुई होती तो शायद वह भी अचानक हुए हमले से बच सकता था। पर अब उस पर विचार करना व्यर्थ था। सबसे जरूरी था अपने वर्तमान हालात समझना। उसने इधर उधर देखा और गुफा में मौजूद दूसरी जीवित चीज पर उसकी निगाहें ठहर गईं। जागने के समय ही उसने उस छोटे जीव को देखा था, पर ध्यान नहीं दिया था। वह बहुत कमजोर था। अब भी, चाहे वह घायल था, फिर भी एक उंगली से उसे मसल सकता था। वह अब उस छोटे जीव को ध्यान से देखने लगा। उसकी आकृति देखकर वह थोड़ा चौंक गया। वह लगभग 6 साल का बच्चा लग रहा था। पतला, मिट्टी से सना हुआ, शरीर पर कालापन और धूल की मोटी परत थी। बाल रूखे, पीले और चिपके हुए। पता नहीं कितने समय से नहाया नहीं था। गुफा में एक तेज दुर्गंध फैली थी, जिससे रोहन की भौहें सिकुड़ गईं। जब उस जीव ने देखा कि रोहन उसे घूर रहा है, तो उसका दिल धड़कने लगा। अब पछता रहा था कि समय रहते भाग क्यों नहीं गया। पर जंगल में पलने के कारण उसमें आखिरी पल तक हार न मानने की प्रवृत्ति थी। वह आक्रामक मुद्रा में खड़ा हुआ, दांत दिखाते हुए गुर्राने लगा। रोहन की भौहें और अधिक सिकुड़ गईं। वह ठंडे स्वर में बोला, यहाँ आओ।
हाँ, वह जीव और भी डर गया, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ा। रोहन ने लाचारी से अपने शरीर की स्थिति जांची। अब उसके पास इस्तेमाल करने लायक बस अंधकार ऊर्जा बची थी। उसने एक धारा छोड़कर उस जीव को अपनी ओर खींचा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वह जीव बुरी तरह छटपटाने लगा, पर कुछ कर नहीं पाया। अंधभाषा। रोहन हैरान रह गया। तभी उसे याद आया कि काली मायावी राक्षसी ने उसे आयामीय दरार में धकेलते समय कहा था कि वह अंधकार भूमि में उसका इंतजार करेगी। तो यह वही दुनिया है। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय की और इधर उधर देखा। हर जगह अंधकार ऊर्जा से भरी हुई थी। उस जीव के शरीर में कोई साधना नहीं थी, पर उसके चारों ओर हल्की अंधकार ऊर्जा तैर रही थी। ये संकेत था कि वह अंधकार ऊर्जा से भरी दुनिया में पला बड़ा है। इसका मतलब ये जगह या तो अंधकार भूमि है या उससे जुड़ी कोई दुनिया। विचारों की श्रृंखला चल रही थी। उसने शांत स्वर में अंधभाषा में कहा, डरो मत। मेरे सवालों का जवाब दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस जीव ने बात समझी। थोड़ी झिझक के बाद उसने सिर हिला दिया। रोहन ने संतोष से सिर हिलाया। ये जगह क्या है? जंगल, वह तुरंत बोला। रोहन झुंझला गया। कौन सा जंगल? जंगल मतलब जंगल, उसने भोलेपन से जवाब दिया। धत्तेरी, क्या ये कोई मंदबुद्धि है? रोहन स्तब्ध रह गया। उसने कुछ सरल प्रश्न पूछे ताकि यह तय हो सके कि यह वास्तव में अंधकार भूमि है या नहीं। पर नतीजे स्पष्ट थे। वह जीव एकदम देहाती था। उसकी दुनिया बस इस छोटे से जंगल तक सीमित थी। इसलिए रोहन ने उसे एक ओर फेंक दिया और आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गया। वह छोटा जीव कोने में दुबक गया और डरते डरते उसे घूरता रहा। अल्पविराम। रोहन को एहसास हुआ कि युद्ध ने उसके शरीर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। शरीर पर एक भी कोना ऐसा नहीं था जो ठीक हो। उसकी अंधकार ऊर्जा के सिवा बाकी सारी शक्तियां समाप्त थीं। थोड़ी सी मानसिक शक्ति बची थी, सिर भारी हो रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ एक क्षीण मानसिक ऊर्जा से अपने स्पेस रिंग में झांका। बस 2 शीशियां औषधि की बची थीं। वह उन्हें सीधे निगल गया। छोटा जीव हैरान होकर ये देख रहा था। उसने रोहन के हाथ देखे, फिर अपने हाथ देखे, फिर अपने हाथ फैलाए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह बहुत भूखा था, एक दिन से कुछ नहीं खाया था। जब उसने रोहन को वो औषधियां पीते देखा, तो उसे लगा कि वह कोई स्वादिष्ट भोजन है। उनकी खुशबू से उसके मुंह में पानी भर आया। रोहन वहीं बैठा रहा। रात बीत गई। कुछ घंटों की ध्यान साधना के बाद उसके कुछ घाव ठीक हो गए। अब चलने में इतनी पीड़ा नहीं हो रही थी। उसकी थोड़ी मानसिक ऊर्जा भी लौट आई थी। अब वह थोड़ा बहुत आत्मरक्षा कर सकता था, मगर पूरी तरह ठीक होने में समय लगना था। सोच ही रहा था कि तभी पेट से आवाज आई। उसने स्पेस रिंग से तारकीय पशु का मांस निकाला और अपनी कमजोर अग्नि ऊर्जा से उसे भूनने लगा। कुछ देर में खुशबू चारों ओर फैल गई। कोने में सोया हुआ छोटा जीव करवट में सिमटा और उसके मुंह के किनारे से लार टपकने लगी। अगले ही पल, वह छोटा जीव उछल पड़ा और रोहन के हाथ में रखे हुए पूरी तरह से भुने हुए मांस को घूरने लगा। उसके गले से थूक निगलने की आवाज साफ सुनाई दी। मांस, स्वादिष्ट खाना। वो मांस को देखता ही रह गया, आंखों में ललक थी। पूरे दिन का भूखा था, लेकिन रोहन के डर से एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। दूर से ही उसे ताकता रहा। रोहन ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। उसे अंधकार जीव पसंद नहीं थे, लेकिन ये प्राणी अब तक देखे गए अंधकार जीवों से अलग था। इसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक मासूमियत थी। इसके आसपास वैसी अशुद्ध ऊर्जा भी नहीं थी जैसी आमतौर पर अंधकार जीवों से निकलती थी। थोड़ा असमंजस में आकर रोहन ने मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और उसकी ओर उछाल दिया। जब वह बेहोश था, तब यही उसका आश्रय स्थल था। यह मांस उसके मेहमान होने का किराया समझो। मांस उड़ता देख वह छोटा जीव फुर्ती से उछला और उसे पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। पर उसे कोई दर्द नहीं हुआ, वो बस जल्दी से मांस को मुंह में भरने लगा। स्वादिष्ट। उसके मुंह में मांस जाते ही उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। गले से नीचे उतर गया और वह बेचैन हो गया कि स्वाद को ठीक से चख भी नहीं पाया। शायद ये उसकी 7 साल की छोटी उम्र में अब तक की सबसे लजीज चीज थी। अब वह मांस के बचे टुकड़े को धीरे धीरे चबाकर खाने लगा। आंखें बंद थीं और चेहरा तृप्त था। रोहन मांस खाते हुए उसे देख रहा था। दिल तो किया कि डांट दे, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखकर कुछ बोल ही न सका। जहां इंसानी बच्चा घर के आराम में पलता है, वहीं ये जीव जंगलों में जीवन की जंग लड़ रहा था। अगर रोहन को इसका असली स्वरूप पता न होता, तो शायद उसकी मदद भी करता। आखिर किसी हद तक वह इसका एहसानमंद था। मांस खत्म करके रोहन ने अपने युद्ध के गैंग्स की ओर देखा। इस युद्ध में उसने भारी चोटें खाई थीं। अगर लूट में भरपाई न मिलती, तो सच में निराशा हाथ लगती। उसने अपनी विशेष क्षमता खोली। सबसे पहले उसके स्पिरिट और एलाइटनमेंट सामने आए। एलाइटनमेंट, इंपीरियल स्तर 21/3000। स्पिरिट, इंपीरियल स्तर 53/3000। पहली बार उसका एलाइटनमेंट इंपीरियल स्तर पर पहुंचा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था।
इस युद्ध के दौरान उसने कुछ एम्परर रियल्म की ऊर्जा बबल्स उठाई थी, जिससे इतनी प्रगति हुई थी। और स्पिरिट 53 अंक। पहले तो कुछ ही अंक थे, ये भी अंतिम लहर की बदौलत था। इंपीरियल रियल्म का एक अंक ही एम्परर रियल्म के 10 अंकों के बराबर था। रोहन को मालूम था कि आगे इसकी वृद्धि और भी कठिन होगी। उसने सिर हिलाया और अन्य आंकड़ों की ओर ध्यान दिया। बैटलफील्ड अवेयरनेस 1230 9000 9 स्टार। ये तो चौंकाने वाला था। युद्ध से पहले ये केवल 4 स्टार था और अब सीधा 9 स्टार। ये स्तर केवल उन्हीं को मिलता है जो दशकों तक युद्ध में रहे हों। रोहन को अनुभव याद आने लगे, धारदार हमले, कुशल चालें। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब उसके पास शक्ति थी और अनुभव भी। यही सही समय था आगे बढ़ने का। इसके बाद उसने टैलेंट खंड देखा। लगभग सभी टैलेंट उच्च स्तर पर थे। सभी 5 फोर्स एलिमेंट लगभग पूर्णता पर थे। तलवारबाजी, धनुर्विद्या, निशानेबाजी जैसे शस्त्र कौशल भी काफी आगे बढ़ चुके थे। स्पेस टैलेंट 4125 बटा 10,000। एटॉम्स डेविल फिजिक 30 बटा 6000। स्पेस टैलेंट में भारी वृद्धि हुई थी। अब वह कुछ स्पेशल मूव्स कर सकता था। एटॉम्स डेविल फिजिक उसे जुर्ज नामक राक्षसी सेनापति से मिला था। यह उसकी ताकत, जीवन शक्ति और पुनःस्थापन शक्ति को बढ़ाता था। फिर उसने फोर्स सेक्शन देखा। मेटल 8100 बटा 9000। वुड 7950 बटा 9000। वाटर 7630 बटा 9000। फायर 8230 बटा 9000। अर्थ 7710 बटा 9000। सभी तत्व 9 स्टार पर पहुंच चुके थे, जनरल स्टेज से सिर्फ कुछ अंक दूर थे। विंड 2150 बटा 3000 5 स्टार। डार्क 6960 बटा 10000 10 स्टार। लाइटनिंग 1350 9000 9 स्टार। डार्क फोर्स जनरल स्तर पर पहुंच चुकी थी, जो कि सबसे चौंकाने वाला था। लाइटनिंग फोर्स भी 2 स्टार से 9 स्टार सोल्जर स्तर तक पहुंच गई थी। ये सब 1000 थंडर एनिहिलेशन एरे के कारण संभव हुआ था। इसके बाद उसने स्क्रिप्चर और युद्ध तकनीकों की ओर देखा। 7 स्टार एमर्जिंग स्क्रिप्चर 100 बटा 1000। गोल्डन हेवन अर्थ स्क्रिप्चर अर्थ। स्कोर्चिंग सन क्रेमेटिंग स्क्रिप्चर फायर। जेड सी टाइट स्क्रिप्चर वाटर। ग्रीन ड्रैगन सीकिंग वुड स्क्रिप्चर वुड। सभी स्काई रैंक की थी। गोल्डन स्टार फिस्ट 650 बटा 1000। ब्लैक विंग डेविल म्यूटिलेशन स्ट्राइक 580 बटा 1000। नेदर वर्ल्ड घोस्ट क्लॉ 800 1000। तीनों तकनीकों में चेतना की पहली अवस्था थी। चेतना के साथ युद्ध कौशल अधिक घातक हो जाते हैं। आखिर में उसने अपनी सबसे अनमोल उपलब्धि को देखा, एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम। ये दिव्य अग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि ब्लैक इंक्यूबस डेविल लॉर्ड भी इससे डरता था। अब रोहन इसे अपने अग्नि तत्व की तकनीकों में सम्मिलित करने की योजना बना रहा था। उसे फिर लिटिल वाइट और मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन की याद आई, जिन्हें वह एमरल्ड फ्लेम के स्रोत पर छोड़ आया था। वह उम्मीद करता था कि उसकी अनुपस्थिति में वे मुसीबत खड़ी न करें। और फिर उसने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ध्यानपूर्वक अपनी ऊर्जा पुनः संचित करने लगा। पृथ्वी पर एक विशेष बैठक कक्ष में। वहां का माहौल बहुत ही गंभीर था। एक लंबी मेज के चारों ओर कई लोग बैठे थे, पुरुष और महिलाएं, कुछ 30 के दशक में, कुछ सफेद बालों वाले बुजुर्ग। हर एक की मौजूदगी में अनुशासन और क्षमता की झलक थी। इन सभी के कंधों पर जो निशान थे, वे गहरे लाल सितारे थे। इसका मतलब था कि वे सभी ब्रिगेडियर या उससे ऊपर के अधिकारी थे। बैठक में रिया और अरविंद भी मौजूद थे। 3 बुजुर्ग सबसे ऊपर बैठे थे। उनमें से एक पतला, रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसने रिया और अरविंद के साथ राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता देखी थी। दूसरे बुजुर्ग की कद काठी भारी थी। उनके बाल और दाढ़ी सफेद, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि सब पर दबाव बना रही थी। तीसरे बुजुर्ग एक शांत, दयालु दादा की तरह लग रहे थे, जैसे पड़ोस में रहने वाले कोई सौम्य व्यक्ति। कुछ समय तक कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर वह भारी शरीर वाला बुजुर्ग सैनिक वर्दी में बोला, अंधकार जातियां पिछले कुछ समय से लगातार सक्रिय होती जा रही हैं। हमने अभी उत्तर दिशा की लड़ाई पूरी भी नहीं की थी कि नक्षत्रा नगर में युद्ध छिड़ गया। ये चिंता की बात है। सभी के चेहरे और गंभीर हो गए। कोई कुछ नहीं बोला। हमने पिछले वर्षों में युद्ध कलाओं को बढ़ावा देने में काफी प्रयास किए हैं। देश ने इसमें बहुत संसाधन झोंक दिए हैं, पर अब वक्त बहुत कम बचा है। दयालु लगने वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बैठक के बाद जरा साथ चलो, अब तक आंखें बंद किए बैठे पतले बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा। बाकी दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। तीनों बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे और बाकी लोग चुपचाप सुन रहे थे। लेकिन जब उन्होंने चंद पलों में इस स्थिति को गंभीर बताते हुए आपसी सहमति जताई, तो बाकी सब समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। बहुतों के मन में यह विचार आया कि शायद अब और संसाधन मिलेंगे। अंधकार जातियों के हमलों से भारी नुकसान हुआ था। यदि उन्हें रोका जाना है, तो और अधिक शक्तिशाली योद्धाओं की आवश्यकता होगी।
तभी दयालु बुजुर्ग ने कमरे में मौजूद सभी को देखा और गंभीर स्वर में बोले, हमने नक्षत्रा नगर की लड़ाई तो जीत ली है, लेकिन यह एक संकीर्ण जीत रही। जैसा कि बताया गया, क्या महाकाली अब भी जीवित है? वो रिया की ओर देखने लगे। बाकी दोनों बुजुर्गों ने भी उसी ओर ध्यान दिया। हाँ, महाकाली अभी जीवित है। उसने मेरे शिष्य को अयामिया दरार में धकेल दिया और जाते जाते कुछ शब्द भी कहे जिन्हें सबने सुना। रिया ने गंभीरता से कहा और वो शब्द दोहराए। पूरा कमरा स्तब्ध हो गया। क्या मतलब, तुम्हारा शिष्य अंधकार भूमि में फेंका गया? भारी बुजुर्ग ने चौंक कर पूछा। शायद ऐसा ही हुआ, रिया ने उत्तर दिया। अंधकार भूमि बहुत खतरनाक है। वहां जीवित बच पाना बेहद कठिन है। दयालु बुजुर्ग बोले। रिया ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यकीन है कि वह जीवित है। उसके पास उसका आत्मिक साथी चिकू है। उसी से हमें संकेत मिला कि वह अब भी जीवित है। जब रोहन दरार में गिरा तो चिकू उसे खोजने नक्षत्रा नगर पहुंच गया क्योंकि वह लौट नहीं रहा था। रिया ने उसे देखा और चिकू ने उसे पहचाना भी। थोड़ी बातचीत के बाद पुष्टि हुई कि रोहन जीवित है। ओह, तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। अच्छा है कि वह जीवित है। इसका मतलब अब भी एक संभावना है। दयालु बुजुर्ग ने सिर हिलाया। युद्धभूमि में निर्णायक भूमिका निभाना, महाकाली जैसी भयावह शक्ति को रोकना, पूरे हालात को पलटना, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। ये युवक मानवता के लिए एक अमूल्य रत्न है। भारी बुजुर्ग बोले। उसने असंभव को संभव किया है। हमें ऐसे नायक की आवश्यकता है। यदि संभव हो तो उसे किसी भी कीमत पर वापस लाना होगा। उसकी प्रतिभा हमारे लिए अनमोल है। पतले बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। पूरा कमरा चौंक गया। रोहन के लिए इतनी ऊंची सराहना। ये स्पष्ट था कि वरिष्ठ जन उसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सभी जानते थे कि रोहन की योग्यता किसी सेना से कम नहीं थी। विशेष परिस्थितियों में वह अकेला भी सेना से अधिक मूल्यवान हो सकता था। सुना है कि रोहन को वीरभूमि में मानद बारन की उपाधि दी गई है। दयालु बुजुर्ग ने पूछा। यज्ञानगर की लड़ाई में रोहन ने वीरभूमि के लोगों से गहरा संबंध बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए पहले उसे मानद बारन, फिर हाल की जीत के लिए मानद अर्ल की उपाधि दी है। रिया ने समझाया। मतलब वह वीरभूमि और हमारे संबंधों में पुल का काम कर रहा है। दयालु बुजुर्ग ने कहा। यदि उन्होंने उसे मानद अर्ल की उपाधि दी है तो हमें भी अपने व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि रोहन की शक्ति अब जनरल स्तर की हो चुकी है। साथ ही उसके युद्ध योगदान को देखते हुए उसे मेजर जनरल का पद देना उचित रहेगा। पूरा कमरा चुप हो गया। मेजर जनरल, लोग हैरान थे। रोहन की उम्र कितनी थी? क्या 18 वर्ष की उम्र में मेजर जनरल बनाना कुछ ज्यादा नहीं होगा? किसी ने धीरे से पूछा। हाँ, इतनी कम उम्र में इतना ऊंचा पद उसे बहुत अधिक सुर्खियों में ला देगा, जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कोई और बोला। इससे उस पर बहुत दबाव पड़ेगा। रिया ने भौहें चढ़ाई लेकिन चुप रहीं। एक गुरु के रूप में यह समय कुछ कहने का नहीं था। लेकिन वह जानती थी, निर्णय सही होगा। बहस थोड़ी देर और चली। फिर पतले बुजुर्ग ने शांत लेकिन निर्णायक स्वर में कहा, यह विशेष समय है। ऐसे समय में अपवाद बनाए जाते हैं। ये तय हो चुका है। अब किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी जान गए थे, यदि रोहन लौटता है तो उसकी पदोन्नति निश्चित है। पिछले 5 दिनों से रोहन एक अंधेरे, नम गुफा में बंद था। अगर वह यहां न आता तो कभी यह न जान पाता कि वह कितना सहनशील और मानसिक रूप से मजबूत है। इस जहरीले वातावरण में भी जीने के लिए उसने खुद को समर्पित किया। उसने महसूस किया कि उसके जख्म लगभग भर चुके थे। कुछ ही दिन पहले उसे 8 भुजाओं वाला राक्षसी शरीर मिला था, जिससे अंधकार में ऊर्जा में रहना उसके लिए आसान हो गया था। उसका शरीर पहले से ज्यादा तेजी से ठीक हो रहा था। उसके पास 8 स्तर की राक्षसी विधि और लेतिंग का एक शक्ति भी थी, जिनके मेल से उसकी रिकवरी आम इंसानों से कहीं बेहतर हो गई थी। जमीन पर बैठा रोहन ने अपनी मुट्ठी भींची। उसे महसूस हुआ कि उसकी एक घूंसा ही किसी 9 स्तरीय योद्धा को खत्म करने के लिए काफी है। अगर वह इतनी बुरी तरह घायल न होता तो आधे समय में ही ठीक हो गया होता। अब वह और नहीं रुक सकता था। ये गुफा उसके लिए जेल बन चुकी थी। धड़ाम, उसने ऊपर की दीवार पर घूंसा मारा। विशाल पेड़ की जड़ें और भारी मिट्टी उछलकर दूर जा गिरी। रोहन की देह एक झटके में 10 मीटर दूर हवा में जा पहुंची। मिट्टी का एक कण भी उस पर नहीं गिरा। लेकिन उस गुफा में रहने वाला छोटा जीव बदनसीब रहा। हाल के दिनों में वह बहुत आराम की जिंदगी जी रहा था। रोहन उसे रोज स्वादिष्ट खाना देता तो उसे शिकार पर भी नहीं जाना पड़ता। वह मोटा भी हो गया था। अब जब रोहन ठीक हो गया था, वह जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला था। वह चैन की नींद ले रहा था कि अचानक धमाके से उसकी नींद टूटी। उसकी आंखें डर से फटी और वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी पूरी गुफा ढह गई। ऊपर से मिट्टी और घास बरसने लगे। धप, एक बड़ा पत्थर उसके सिर पर आ गिरा। दर्द से कराह उठा। आंसू उसकी आंखों में भर आए।
वह खाली आंखों से अपनी उजड़ी हुई गुफा को देख रहा था। ऊपर आसमान नजर आ रहा था। उसने चारों ओर देखा और उस इंसान को देखा जिसने उसके घर में 5 दिन बिताए थे। वह अब 10 मीटर दूर खड़ा था। रोहन को जब उसकी मासूम आंखें दिखीं तो उसे हल्की ग्लानि हुई। अरे, ये तो इसका घर था, उसने मन में सोचा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रोहन ने जैसे कुछ किया ही न हो वैसे सिर उठाकर आसमान की ओर देखने लगा। छोटा जीव, वह गुफा से निकल आया। अगर वह इतने दिन स्वादिष्ट खाना ना खाता तो शायद उस पर हमला कर देता। रोहन सोच में पड़ गया। अब जब वह इस जंगल से निकलने की सोच रहा था तो इस जीव का क्या करे। यहीं छोड़ दे, ये थोड़ा निर्दयी होगा। कुछ दिनों की पहचान के बाद रोहन समझ गया था कि यह जीव कोई अंधकार में राक्षस नहीं है। अगर होता तो वह बिना पछतावे के उसे छोड़ देता, लेकिन अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। रोहन ने नीचे देखा। छोटा जीव उससे 5 मीटर की दूरी पर खड़ा था, न ज्यादा दूर न ज्यादा पास। उसकी काली आंखों से लगातार रोहन को देख रहा था। मेरे साथ चलो, रोहन ने सख्त चेहरे से कहा और सीधे जंगल की ओर बढ़ गया। छोटा जीव मुस्कुराया और भागता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। रोहन ने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग कर आसपास की स्थिति को परखा। वह खतरों और साफ पानी की तलाश में था। उसे खुद को साफ करना था, वह बहुत गंदा और बदबूदार हो गया था। उसके पीछे चल रहा छोटा जीव भी काला और सड़ी बदबू से भरा था। पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं था। अगर कोई उन्हें देखता तो शायद भिखारी समझता। छोटा जीव सतर्कता से पीछे चल रहा था, हर क्षण भागने या हमला करने को तैयार। रोहन ने देखा और समझा कि ये जीव इस जंगल में लंबे समय से जी रहा है, तभी इतना सतर्क है। तभी रोहन अचानक तेज गति से एक दिशा में दौड़ पड़ा। छोटा जीव चौंका, लेकिन फिर 4 पैरों पर भागते हुए उसके पीछे हो लिया। वह जंगली जानवर जैसा लग रहा था। रोहन बस उसकी सीमा जांच रहा था, वरना उसकी असली रफ्तार में छोटा जीव कभी नहीं पहुंच पाता। कुछ देर बाद जैसे ही छोटे जीव को समझ आया कि रोहन क्या कर रहा है, उसने घबराकर चिल्लाया, उधर मत जाओ, वहां खतरा है। रोहन ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। छोटा जीव एक पल को रुका। उसकी आंखों में डर उभर आया, लेकिन फिर उसने हिम्मत बांधी और रोहन के पीछे भाग पड़ा। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक शांत झील आ गई। रोहन झील के किनारे रुका और मुड़ा। छोटा जीव दूर खड़ा था, झील के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रोहन ने मानसिक ऊर्जा का प्रयोग कर उसे उठाया और सीधे झील में फेंक दिया। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और खुद भी पानी में कूद गया। छोटा जीव सिर पानी से बाहर निकालकर तेजी से किनारे की ओर भागा। वह डरा हुआ था। साफ हो जाओ, वरना फिर से झील में फेंकूंगा, रोहन ने डांटकर कहा। छोटा जीव सहम गया, रोहन को देखता रहा और बोला, यहाँ राक्षस हैं। ये खतरनाक है। हम मरे नहीं हैं, रोहन ने कहा और खुद को साफ करने लगा। उसने अपनी स्पेस रिंग से कुछ जरूरी सामान निकाला और नहाने लगा। नहाने के बाद वह फिर से एक जवान और हैंडसम लड़का लग रहा था। पर तभी, जैसा कि छोटे जीव ने कहा था, झील के नीचे से एक काली छाया उठी। धपाक, एक भयानक विशाल मछली झील से उछली और रोहन को निगलने के लिए मुंह खोला। छोटे जीव की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। मौत मांग रहा है, रोहन गुर्राया। उसने मुंह से एक काला ऊर्जा गोला छोड़ा। डार्क विंड बुलेट। वो गोला जैसे ही मछली के मुंह में पहुंचा, उसका शरीर फूलने लगा। धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट के साथ मछली का शरीर फट गया। रोहन ने अपनी मानसिक शक्ति से उसका सारा मांस और खून झील से दूर फेंक दिया। झील एकदम साफ रही। चारों ओर शांति छा गई। झील में बाकी जीव अपने अपने कोनों में दुबक गए, डर के मारे कांपते हुए। छोटा जीव चकित होकर उस इंसान को देखता रहा, जो अब आराम से नहा रहा था। रोहन ने जब काले विशाल मछली को मारा तो वहां 2 ऊर्जा बिंदु गिरे। उसने अपनी मानसिक शक्ति से उन्हें अपनी ओर खींच लिया। फिर वह उस छोटी सी जीव की ओर मुड़ा, क्या कर रही हो? जल्दी नहाओ। हाँ, हाँ, उसने सहमते हुए सिर हिलाया और झिझकते हुए अपने फटे हुए कपड़े उतारे और नहाने लगी। अब वह समझ चुकी थी कि ये रहस्यमय प्राणी कितना शक्तिशाली है। अब उसे उन डरावनी शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं थी जिनसे वो अब तक डरती आई थी। रोहन ने जल्दी से स्नान किया और किनारे आकर अग्नि शक्ति से अपने कपड़े सुखाए और पहन लिए। वो जीव भी चढ़कर किनारे आई, पर उसके पास सिर्फ फटे पुराने जानवर की खाल जैसे कपड़े थे। रोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो एक लड़की थी। स्नान के बाद जब उसके शरीर से सारा कालापन उतर गया, तब उसकी कोमल, मासूम सी, सुंदर सी झलक दिखी। बस चेहरा थोड़ा पीला था। रोहन ने तुरंत आंखें बंद कर ली। माफ करना, माफ करना। लड़की को जैसे कोई परवाह नहीं थी। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगी और फिर रोहन की ओर टकटकी लगाए देखने लगी। रोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसे गौर से देखा। उसकी आंखें नुकीली थीं और पुतलियां गहरे बैंगनी रंग की थीं। बाकी चेहरा सामान्य इंसानों जैसा ही था। उसके बाल काले थे और भीगकर उसकी पीठ पर सीधे लटक रहे थे।
रोहन ने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचा। सच कहें तो वो बच्ची बहुत सुंदर थी, बस थोड़ी दुबली पतली थी। कुछ दिन पहले से उसने उसे खाना देना शुरू किया था, इसलिए अब वो थोड़ी भरी भरी लगने लगी थी, नहीं तो बहुत कमजोर थी। रोहन ने निर्णय लिया कि अभी के लिए वो उसे अपने साथ रखेगा। उसे जानना था कि वह है कौन। उसने लड़की की कॉलर पकड़ी और आसमान में उड़ चला। दिशा तय करके वह जंगल से बाहर निकल गया। लड़की को कोई डर नहीं था। नीचे के तेजी से बदलते दृश्य को वो उत्सुकता से देख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? शांत आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने सिर उठाकर रोहन को देखा और फिर हल्का सिर टेढ़ा कर बोली, काव्या। काव्या। रोहन ने उसके बैंगनी आंखों में देखा और फिर पूछा, ये नाम तुम्हें किसने दिया? वह समझा था कि ये छोड़ी गई बच्ची होगी जिसका कोई नाम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी माँ ने, काव्या ने कहा। कुछ पल के लिए रोहन शांत हो गया। उसे लगा काव्या की माँ शायद अब इस दुनिया में नहीं है, वरना उसे ऐसे अकेला क्यों छोड़ती। उसने बात बदल दी, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें इस जंगल में लाई थी? हाँ, काव्या ने सिर हिलाया। इसके बाद दोनों चुप हो गए। काव्या उत्सुकता से इधर उधर देखती रही। ये पहली बार था जब वह अपने घर की सीमा से बाहर आई थी। आधे घंटे की उड़ान के बाद वे जंगल के किनारे पहुंच गए। रोहन ने मानसिक दृष्टि से नीचे देखा तो वहां 4 ऊर्जा बिंदु दिखाई दिए। 3-6 स्तर सैनिक शक्ति के और एक 7 स्तर का। रोहन की नजरें तेज हो गईं। उसने काव्या के साथ नीचे उतरने का फैसला किया। वे 4 पिशाच थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, सबके चेहरे अत्यंत सुंदर थे। उन्हें रोहन और काव्या को उतरते देख सावधान हो गए। ये डाकलैंड था और रोहन समझ गया था कि उसे अपनी असली पहचान छिपानी होगी। उसने तभी से डार्क फोर्स का उपयोग किया था। उन पिशाचों को कोई शक नहीं हुआ। उसे बिना पंखों के आसमान से उतरते देखा तो मान लिया कि वो कोई उच्च स्तरीय डाक प्राणी है, इसलिए कोई अभद्रता नहीं की। परंतु दोनों को देखकर उनके चेहरों पर घमंड और घृणा आ गई। मिश्रित रक्त, उनमें से एक ने व्यंग्य से कहा। रोहन चौंका। उसने खुद को और फिर काव्या को देखा। क्या वे उनके बारे में कह रहे थे? तुम कौन हो? रोहन ने पूछा। अविवेकी, एक पिशाच बोला, क्या तुम्हें नहीं पता, शुद्ध रक्तों के आगे सिर झुकाना होता है? रोहन का चेहरा गंभीर हो गया। तुम मुझसे झुकने को कह रहे हो? क्या ये पिशाच पागल हो गए हैं? उन चारों ने देखा कि रोहन टस से मज नहीं हुआ। उसके आंखों में तो अवहेलना झलक रही थी। वे भड़क उठे। मरना चाहते हो क्या? 2 पिशाच तुरंत आगे बढ़े और रोहन की ओर झपटे। क्या ये हमेशा इतने ही मूर्ख होते हैं? रोहन ने सोचा। उन्होंने उसकी शक्ति का अंदाजा लगाए बिना ही हमला कर दिया। बाकी 2 शांत खड़े थे, जैसे उन्हें यकीन था कि रोहन कुछ नहीं कर सकता। दोनों सामने आ पहुंचे। उनकी आंखों में हत्या का इरादा साफ था। उनके हाथों से लाल प्रकाश निकल रहा था, जो सीधे रोहन के दिल की ओर बढ़ रहा था। हटो, रोहन ने झट से पलटवार किया। धड़ाक, धड़ाक, दोनों पिशाच जोर से 10 मीटर पीछे जा गिरे। धम, जमीन से टकराकर उनके कुछ दांत टूट गए। चेहरों पर सूजन और आंखों में हैरानी थी। तुमने हमें मारा, वे चिल्लाए। तुम्हें मारने में क्या दिक्कत है? रोहन की आवाज सर्द थी। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने एक शुद्ध रक्त पर हाथ उठाया है। अब तुम्हारे लिए एबिस की दुनिया में कोई जगह नहीं। बाकी 2 पिशाच बोले। एबिस की दुनिया? रोहन इस नाम से चौंका। अरे, सुनाई नहीं दे रहा? वे चिल्लाए। हम अलग नस्ल के हैं। बात ही नहीं बनती। रोहन ने सिर झटक दिया और गायब हो गया। चारों के चेहरे बदल गए। उन्होंने तुरंत डार्क फोर्स को सक्रिय किया और एक रक्षात्मक कवच बना लिया। व्यर्थ, रोहन ने कहा और डार्क फोर्स के साथ घूंसा मारा। बूम, चारों पिशाच दूर जा गिरे। मुंह से खून निकल आया। अब वे कांपते हुए बोले, तुम हो कौन? रोहन की ओर देखते ही उनके चेहरे से घमंड उड़नछू हो गया था। अंधकार भूमि में एक अलिखित नियम था, एक ऐसा नियम जो परंपरा और व्यवहार से बना था। शुद्ध रक्त वाले, मिश्रित रक्त वालों से श्रेष्ठ माने जाते थे। इस अंधकार जाति में रक्त ही सब कुछ तय करता था। जन्म, योग्यता और प्रतिष्ठा सब कुछ रक्त की शुद्धता पर निर्भर था। शुद्ध रक्त वाले, मिश्रित रक्त वालों को कीड़े मकोड़ों से भी नीचा समझते थे। उन्हें जैसे चाहें वैसे हुक्म दे सकते थे। जब तक कोई मिश्रित रक्त वाला जनरल स्तर तक न पहुंच जाए, उसे हमेशा झुकना पड़ता था। बहुत से शुद्ध रक्त वाले, मिश्रित रक्त वालों को अपना भोजन और दास बनाकर रखते थे। संसाधनों की कमी के कारण ये मिश्रित रक्त वाले कभी उन्नति नहीं कर पाते थे। वे हमेशा दबे रहते और शुद्ध रक्त वालों की सेवा करते। यही कारण था कि जब 4 अंधकार योद्धाओं ने रोहन और खुशबू को देखा, तो उनकी आंखों में घमंड चमक उठा। उन दोनों का चेहरा मिश्रित रक्त वालों जैसा ही था। वे समझ बैठे कि ये दोनों तो आसानी से मारे जा सकते हैं। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह मिश्रित रक्त वाला इतना शक्तिशाली निकलेगा। रोहन ने उन्हें सिर्फ एक घूंसे में धूल चटा दी। उनके अनुसार ऐसा बल तो केवल नॉर्थ स्टार सैनिक स्तर या उससे ऊपर वालों में देखा गया था।
लेकिन कब से मिश्रित रक्त वालों में इतने शक्तिशाली योद्धा पैदा होने लगे? चारों रक्तपिशाच एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में भय और अविश्वास था। तुम आखिर हो कौन? उनमें से एक ने कांपते स्वर में पूछा। रोहन ने उन्हें देखा और दूर से एक विशाल पत्थर हवा में बुलाया, जो उनके सामने गिरा। वह उस पर बैठ गया और शांत स्वर में बोला, अब मैं सवाल करूंगा और तुम जवाब दोगे। समझे? उनकी आंखों में अपमान झलक गया। 7 स्टार स्तर वाला रक्तपिशाच उनके बीच का नेता था। वह बोला, महाराज, आप जैसे बलशाली योद्धा का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं, विशाल सिंह, अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता। चटाक। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक सुनहरी ईंट उसकी सफेद सुंदर शक्ल पर जाकर गिरी। उसका सिर जमीन में धंस गया, उसकी पीठ हवा में उठी और हाथ पैर कांपने लगे। दर्द उसके पूरे चेहरे पर उभर आया। बाकी 3 रक्तपिशाच डर से सिहर उठे। उन्होंने रोहन की ओर देखा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है। खुशबू की आंखें चमक उठीं। उसने जमीन पर पड़े रक्तपिशाच और रोहन के हाथ में पकड़ी सुनहरी ईंट को देखा जैसे कोई नया रहस्य मिल गया हो। रक्तपिशाच ने जमीन पर हाथ रखकर सिर निकाला। उसका चेहरा खून से भीग चुका था और बाल अस्त व्यस्त हो चुके थे। रोहन ने ठंडी नजरों से पूछा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? विशाल सिंह ने मन ही मन गालियां दी। ये तो नियमों के अनुसार नहीं चल रहा। मैंने तो पहले ही हार मान ली थी, माफी भी मांग ली थी। लेकिन फिर भी इसने मुझे पीट दिया। मैं एक शुद्ध रक्त वाला हूं, एक विशाउंट। ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। ये दुष्ट न सिर्फ निर्दयी है, बल्कि पागल भी है। लेकिन अब वह झुक गया। वह जानता था, अगर जिंदा बचा तो बाद में इसका बदला लिया जा सकता है। वह चुपचाप सिर हिलाकर खड़ा रहा। रोहन ने और समय नहीं गंवाया। तुम लोग कहां से आए हो? उनके माथे पर पसीना आ गया। नेता कुछ कहने ही वाला था कि रोहन ने सुनहरी ईंट को उंगलियों में घुमाते हुए कहा, सोच समझकर जवाब देना। अगर झूठ पकड़ा गया तो मैं रहम नहीं करूंगा। भेड़िया टिल्ला, धूसरपुर। उसने बिना समय गंवाए उत्तर दिया। यहां क्यों आए थे? शिकार करने। पूछताछ के बाद चारों ने सच्चाई उगल दी। रोहन को बहुत सी जानकारी मिली। उसने ये भी समझा कि मिश्रित रक्त और शुद्ध रक्त के बीच की खाई कितनी गहरी थी। शायद यही कारण था कि खुशबू की माँ उसे जंगल में ले आई थी, इस अटल सामाजिक व्यवस्था से दूर रखने के लिए। रोहन ने खुशबू की ओर देखा। वह भी उसे जिज्ञासु निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखों में एक लाल चमक उभरी। मंत्रणा। रोहन की मानसिक शक्ति से नेता की चेतना पर काबू पा गया। उसने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। सब कुछ सच था, सिवाय इसके कि वे केवल शिकार करने नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद नेता अचानक कांप उठा और चीखते हुए उठा, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। तुम्हें हमारे जातीय कौशल के बारे में कैसे पता चला? बाकी 3 स्तब्ध रह गए। अब उन्हें समझ आया कि यह मिश्रित रक्त न केवल उनके कौशल को जानता है, बल्कि उसे उन पर आजमा भी चुका है। एक मरा हुआ इंसान जवाब क्यों जाने? रोहन की आंखें ठंडी हो गईं। रक्तपिशाच पलटे और भाग खड़े हुए। अगर तुमने हमें मार डाला तो सारे शुद्ध रक्त वाले तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेता ने पीछे हटते हुए चिल्लाया। यहां सिर्फ हम ही हैं। कौन देखेगा कि उन्हें किसने मारा? रोहन ने हंसते हुए कहा। तू। नेता के पास कोई जवाब नहीं था। वे तेजी से भागने लगे। चाक। अचानक भागते हुए चारों के सिरों से खून की धारें निकलीं। वे कांपते हुए जमीन पर गिरे मरे हुए। मैं किसी भी अनिश्चितता को छोड़ना पसंद नहीं करता, रोहन ने कहा। उसने हाथ बढ़ाया और आकाश से एक तेज रोशनी उसकी हथेली में समा गई। ये शूटिंग स्टार सर्पिल था। जमीन पर कई चमकते बिंदु गिरे। उसने उन्हें उठा लिया। डार्क फोर्स तारांकन 160। डार्क फोर्स तारांकन 140। आत्मा शक्ति तारांकन 80। डार्क फोर्स तारांकन 145। आत्मा शक्ति तारांकन 120। मंत्रणा तारांकन 25। रोहन की नजर तेज हो गई। उसका शरीर पल में बदल गया। उसने खुशबू से कहा, अब से मेरा नाम विशाल सिंह है। रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं जब उसने रोहन को देखा, जो अब पूरी तरह से अलग दिखाई दे रहा था। उत्सुकता से भरी निगाहों के साथ वह उसके चारों ओर घूमने लगी। बस करो, चक्कर आ जाएगा मुझे, रोहन बड़बड़ाया। ओह, रिया उसके सामने रुक गई। अब से मुझे विस्काउंट स्नो कहकर बुलाना, ठीक है? रोहन ने कहा। जी। रिया ने सिर हिलाया। रोहन ने संतोष से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर 4 पिशाचों की लाशें पलटकर विस्काउंट स्नो की उंगली से एक लाल अंगूठी निकाल ली। अपनी मोहक दृष्टि शक्ति से उसे पता चला कि ये पिशाच सिर्फ शिकार के लिए नहीं आए थे। वे एक पुराने पिशाच पूर्वज के छुपे हुए रहस्यों की खोज में थे। ज्यादातर पिशाच गुप्त कोनों में खजाना छुपाने के शौकीन होते हैं और पुराने पिशाचों के छोड़े गए रहस्यों को ढूंढना उनका प्रिय खेल होता है। वैसे खजाने की खोज किसी भी जीव के लिए रोमांचकारी होती है। रोहन की नज़र उस लाल अंगूठी पर गई और अपनी मानसिक शक्ति से उसमें छुपा एक पुराना जानवर की खाल से बना हुआ स्क्रॉल बाहर निकाला।
स्क्रॉल पर लिखे अक्षर प्राचीन और जटिल थे, जिन्हें वह समझ नहीं पाया। यह आम डाक भाषा नहीं है। उसने बुदबुदा कर स्क्रॉल वापस रख लिया और सोचा कि समय आने पर इसका अनुवाद करवा लेगा। लेकिन उसे पिशाचों के रहस्यों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। फिलहाल घर वापस लौटने का रास्ता ढूंढना ज्यादा जरूरी था। उसने लाशों की दोबारा तलाशी ली, पर काले रत्नों के सिवा कुछ खास नहीं मिला। बाकी 3 पिशाचों के पास तो स्पेस रिंग तक नहीं थी। शायद ये डार्क फोर्स स्टोन है, वह बड़बड़ाया और उनमें छुपी ऊर्जा को महसूस कर कुछ देर देखा। फिर ऊबकर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक नीली आग से लाशों को जला डाला। पल भर में सब राख हो चुका था। ये दिव्य अग्नि कमाल की चीज है। चलो, रोहन ने रिया की गर्दन पकड़कर उड़ान भरी और उस दिशा में चला जो स्नो ने बताई थी। आधे घंटे में एक नगर नजर आया, वही ग्रेस्टोन नगर। नगर की दीवारें और इमारतें भूरे पत्थरों से बनी थीं, और संभवतः इसी वजह से उसका नाम पड़ा था। नगर के घर पत्थर की किलेनुमा संरचना वाले थे। शहर सुनसान लग रहा था। नगर के बाहर उतरकर रोहन आगे बढ़ा। नगर के प्रवेश द्वार पर कुछ डाक प्राणी पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने रोहन को देख विस्काउंट स्नो समझा और झुककर अभिवादन किया। विस्काउंट। रोहन ने बर्फ सी ठंडी निगाह डाली और बिना झिझक अंदर प्रवेश किया। रिया गुलाम की तरह सिर झुकाए पीछे पीछे चली। जंगल से बाहर निकलने पर उसमें कोई डर नहीं था, लेकिन इस अनजान माहौल और डरावने प्राणियों को देखकर वह घबरा गई थी। उसकी डरी हुई चाल असली थी, न कि अभिनय। जैसे ही वे दोनों दूर चले गए, पहरेदारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अभी कुछ देर पहले ही तो विस्काउंट निकले थे, इतने जल्दी लौट कैसे आए? उनके साथ 3 सैनिक भी थे। कहाँ गए वो? छोड़ो, ये सब हमारे सोचने का विषय नहीं। लेकिन उन्होंने एक मिश्रित नस्ल की लड़की को साथ लाया है। क्या मंशा है उनकी? कहीं हे। रोहन ने सब सुन लिया। उसके होंठ हल्के से फड़के और रिया की तरफ देखा। हद है, निर्दोष हूं मैं। सबको निपटा देना चाहिए था। अब उसे ग्रेस्टोन नगर में स्नो का निवास खोजने की जरूरत थी। यह नगर डरावना था, मानो जीवन का कोई चिन्ह ही न हो। धुंधले आकाश के नीचे जैसे हर चीज मुरझा चुकी थी। बीच बीच में गलियों में कोई फटा पुराना साया दिखता, जो रोहन को देखते ही सहम जाता और रिया को घूरने लगता। रिया ने उस अजीब नजर को भांप लिया और एक गली की ओर देखने लगी। चुपचाप चलो, रोहन ने बिना पीछे देखे सख्ती से कहा। जी। रिया ने सिर झुकाया और तेजी से उसके पीछे चली। कुछ देर बाद वे नगर के बीच स्थित सबसे बड़ी इमारत, एक पुराना महल पहुंचे। रोहन ने अंगूठी से टोकन निकाला और उसे दरवाजे पर छुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मालिक, आप लौट आए। अंदर काले सफेद वस्त्रों में खड़े सेवक झुककर बोले। सबसे आगे एक महिला गृह प्रबंधक थी। रोहन की निगाहें कमरे में घूमी। वाह, ये स्नो शाही ऐशो आराम का शौकीन था। सामने खड़ी पिशाच सेविकाएं बहुत सुंदर थीं। अगर धरती पर होती, तो हर कोई उन्हें देवी मानता। मेरा कमरा तैयार है? रोहन ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ मालिक, सब व्यवस्था कर दी गई है, गृह प्रबंधिका एनी ने कहा, जो एक लंबी, रूपवती महिला पिशाच थी। वह उन्हें एक लंबे गलियारे से होते हुए एक बड़े कक्ष तक ले गई और दरवाजा खोल दिया। अब जाओ, जब तक बुलाऊं नहीं, अंदर मत आना, रोहन ने कहा। जैसा आदेश हो। एनी ने रिया की ओर चतुर नजरों से देखा और फिर चली गई। ये क्या घूर रही थी? रोहन के मन में ख्याल आया। वह रिया को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। कमरा विशाल था, काले लकड़ी का डेस्क, आरामदायक चमड़े के सोफे और नर्म पलंग। थोड़ी देर अकेले खेल लो, कहीं मत भागना, रोहन ने कहा। रिया ने सिर हिलाया और चारों ओर देखने लगी। रोहन ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे कमरे को स्कैन किया और निश्चिंत होकर मेज पर बैठ गया। वहां कुछ किताबें थीं, कुछ डाक भाषा में और कुछ बिल्कुल अनजानी। उसने एक किताब उठाई, एबिस वर्ल्ड का इतिहास, जो उसके काम की थी। ये दुनिया छोड़ने के लिए उसे इसे समझना जरूरी था। बाकी समय वह पढ़ाई में खो गया। फिर अचानक रिया उसकी कमीज खींचने लगी। क्या हुआ? रोहन ने सिर उठाया। भूख लगी है। बाहर आकाश देख उसने सांस ली। गहरा अंधेरा फैल चुका था। लाल चांद ऊंचाई पर टंगा था और उसकी रोशनी धुंध की तरह जमीन पर बिछी थी। इतनी देर हो गई। रोहन ने मुस्कुराकर कंधे घुमाए। फिर स्पेस रिंग से तारे के जीव का मांस निकाला और वहीं भूनने लगा। उसे पता था कि पिशाच तो खून पीते हैं, पर वो और रिया जानवर नहीं थे। सौभाग्य से उसके पास खाने पीने की चीजें थीं। थोड़ी देर में स्वादिष्ट भुना हुआ मांस तैयार हो गया। उन्होंने साथ बैठकर खाना शुरू किया। तभी खिड़की तोड़कर एक आकृति भीतर आ गिरी। कमरे का माहौल उस क्षण अजीब हो गया जब एक अनजान शख्स अचानक भीतर आ गया। रोहन और रिया के हाथों में बारबेक्यू मीट था और वे विस्मित होकर उस व्यक्ति को घूरने लगे। वह आदमी एक पुरानी, काली, झिलमिलाती हुई चादर में लिपटा था। उसका चेहरा एक बड़ी टोपी के भीतर छिपा हुआ था। हल्की लाल चांदनी उसके पीछे से झलक रही थी, जिससे वह और भी रहस्यमय लग रहा था।
अगर यह अनदेखा कर दिया जाए कि कमरे में मौजूद लोगों को देखकर वह तनिक काम गया था, तो उसकी एंट्री लगभग परफेक्ट होती। वह चुपचाप खिड़की से आया, फर्श पर बिना आवाज के उतरा, और उसी पर तुरंत पकड़ भी लिया गया। रोहन की आंखों में रुचि का भाव उभरा, और एक हल्की चमक उसकी दृष्टि में झलक गई। उसने अपनी मानसिक दृष्टि सक्रिय की, और तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति सिर्फ 5 सितारा स्तर का सैनिक है। उसकी ऊर्जा रिया जैसी ही थी। माफ कीजिए, मैं रास्ता भटक गया था। जैसे ही उसे रोहन की संदेह भरी मुस्कान महसूस हुई, उस काले वस्त्रधारी ने कर्कश आवाज में कहा और धीरे धीरे खिड़की की ओर पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी निगाहें केवल रोहन पर टिकी थीं, मानो उसे डर हो कि रोहन उस पर अचानक हमला न कर दे। जब आ ही गए हो, तो इतनी जल्दी वापस क्यों जाना चाहते हो? रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी गति अचानक तेज हुई और वह खिड़की से कूदकर भागने ही वाला था कि अचानक उसका शरीर जड़ हो गया। वह हिल भी नहीं पाया। हक्का बक्का होकर उसने रोहन की ओर देखा। तुमने क्या किया? उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो। वह 1 इंच भी हिल नहीं पाया। ये रोहन की मानसिक शक्ति थी। साफ साफ बताओ, यहाँ क्यों आए हो? रोहन ने बिना कोई उत्तर दिए उसे सीधा सवाल किया। नहीं, कुछ नहीं। बस गलती से अंदर आ गया, आप लोगों का खाना खलल डाला, बस इतना ही। वह झिझकता हुआ बोला, लेकिन उसकी आवाज से घबराहट साफ झलक रही थी। हा, रोहन हंसा और उसकी ओर ध्यान देना छोड़कर वापस अपनी थाली की ओर मुड़ गया। रिया अभी भी उसे देख रही थी। रोहन ने उसकी ठोड़ी मोड़कर कहा, छोड़ो उसे, पहले पेट भरो। रिया ने सिर हिलाया और बारबेक्यू का टुकड़ा मुंह में भर लिया। इन चंद दिनों में रोहन समझ गया था कि ये छोटी सी लड़की बड़ी पेटू है। पेट छोटा हो सकता है, पर भूख जबरदस्त थी। दोनों इस तरह खा रहे थे जैसे खाना कोई छीन न ले। कमरे में लजीज खाने की खुशबू फैल गई थी। गुड़ गुड़। तभी एक धीमी सी आवाज कमरे में गूंजी। रोहन और रिया ने एक साथ खिड़की की ओर देखा, जहां काला वस्त्रधारी व्यक्ति खड़ा था। लगता है इसे भूख लगी है, रोहन ने कहा। हाँ, रिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। छोड़ो, हमें तो खुद ही खाना कम है, रोहन बोला। ठीक है, रिया ने फिर सिर हिलाया। दोनों और तेजी से खाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान थाली से खाना उड़ा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। काले कपड़े वाला पगला गया। उसे लगने लगा कि आज यहां आना बहुत बड़ी गलती थी। डक होह। तभी 2 डकारों की आवाज उसके कानों में पड़ी। भोजन समाप्त करके रोहन और रिया उसके पास पहुंचे। रोहन ने उसकी टोपी हटाई तो एक झुर्रियों से भरा पीला वृद्ध चेहरा सामने आया। रोहन ठिठक गया। मिश्रित रक्त। सेठ जी, ये सब गलती से हुआ। कृपया दया करें, मैं आपका सेवक बन जाऊंगा अगर आपको मेरी उम्र से कोई आपत्ति ना हो, उस वृद्ध ने झुककर कहा, पर उसकी आंखों में चालाकी छुपी नहीं रह सकी। सच बोलने का इरादा तो लगता नहीं है। रोहन की आंखों में लाल चमक उभरी। नहीं, वह बुरा काम गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह वैम्पायर सम्मोहन था। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसने रोहन की मानसिक शक्ति को कम समझ लिया था। ये शक्ति उसके मस्तिष्क में सीधे घुस गई। वह चीख पड़ा। अब वह पूरी तरह रोहन के वश में था। क्या मकसद है तुम्हारा? रोहन ने पूछा। मैं बस उस छोटी मिश्रित रक्त लड़की को बचाना चाहता था। रोहन चौंक गया और रिया की ओर देखा। यह उत्तर उसकी अपेक्षा से अलग था। रिया ने बस चुपचाप उस वृद्ध को देखा। बचाने के बाद क्या? रोहन ने फिर पूछा। यह इलाका सेठ स्नो का है। बचाने के बाद हमें कहीं और भागना होगा। कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? रोहन ने पूछा। ग्रेस्टोन नगर में सैकड़ों मिश्रित रक्त रहते हैं, लेकिन ज्यादातर को गुलाम बना लिया गया है। वे जाना नहीं चाहते। रोहन कुछ पल शांत रहा, फिर कुछ और सवाल पूछकर सम्मोहन हटाया। वृद्ध को होश आया तो उसका चेहरा पीला था, सिर में तेज दर्द। वह समझ गया कि क्या हुआ। मैंने सालों से खुद को छिपा रखा था, आज एक वैम्पायर के हाथों फंस गया। वह दुखी होकर बोला। वो वैम्पायर नहीं है, रिया ने अचानक कहा। मजाक मत करो, सेठ स्नो वैम्पायर नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? उसने रिया को देखा, मानो वह नादान हो। इन पर भरोसा मत करो, ये सब हमें बस गुलाम समझते हैं। एक सवाल है, जब तुम इतनी मूर्खता से किसी के कमरे में घुसे तो अब तक कैसे जिंदा हो? रोहन ने हंसते हुए पूछा। वृद्ध का चेहरा लाल हो गया। गलती हो गई थी, छोड़ो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। रोहन ने सिर झटका। लेकिन रिया मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे साथ भटकने से बेहतर है। सर, वह अभी छोटी है, कृपया उसे छोड़ दीजिए। वृद्ध ने रिया की ओर देखा, उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहन के मन में हलचल हुई। रोहन कुछ भी समझाने के मूड में नहीं था, लेकिन अचानक एक विचार उसके मन में कौंधा और उसने अपना इरादा बदल दिया। उसके शरीर में परिवर्तन हुआ और वह फिर से मानव रूप में आ गया। हालांकि यह उसका असली चेहरा नहीं था, यह एक बदला हुआ रूप था।
उसके कान थोड़े नुकीले हो गए थे, जिससे वह किसी मिश्रित नस्ल के जैसे लग रहा था। उसका यह नया चेहरा देखकर रिया की आंखों में भ्रम झलक गया। उसे समझ नहीं आया कि रोहन क्या करने जा रहा था। रोहन ने रिया को आंख मारी और इशारा किया। उसने परवाह नहीं की कि रिया को समझ आया या नहीं, और फिर वह उस मिश्रित नस्ल वाले बुजुर्ग की ओर मुड़ा। अब कैसा लग रहा हूं? तुम। वह बुजुर्ग स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। हम पहले ही स्नो साहब को निपटा चुके हैं। अब मैं उनके रूप में एक योजना पर काम कर रहा हूं, रोहन ने रहस्यमय अंदाज में कहा। अगर तुम स्नो नहीं हो तो तुम्हें मोहिनी विद्या कैसे आती है? बुजुर्ग ने संदेह से कहा। मुझसे झूठ मत बोलो, चाहे जो भी चाल हो, मैं फंसने वाला नहीं हूं। क्योंकि मेरी नसों में आधा खून पिशाचों का है, रोहन ने शांत स्वर में कहा। आधा पिशाच? वह बुजुर्ग चौंका और भौहें सिकोड़ लीं। मैं क्यों मान लूं तुम्हारी बात? तुम मेरी कैद में हो। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे शब्दों पर निर्भर करती है। तुम्हें क्यों मनाऊं कि तुम मुझे मानो? रोहन ने ठंडे स्वर में कहा। ये कहते ही उसने फिर से स्नो का रूप धारण कर लिया और रिया की तरफ मुड़ा। क्यों न इसे मार ही दें? बहुत झंझट कर रहा है। रिया थोड़ी देर के लिए ठिठकी, फिर उस बुजुर्ग को देखा, फिर रोहन की ओर और सिर हिलाया। ठीक है। वाह, कितनी आज्ञाकारी हो। रोहन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी निगाह अचानक कठोर हो गई। और मैं तो इस लड़की को बचाने आया था। उस बुजुर्ग ने मन ही मन पछताया। उसे यहां नहीं आना चाहिए था। रोहन ने मौके नाम की तलवार निकाली और बुजुर्ग की गर्दन को नापने लगा कि कहां से काटना शुरू करे। बुजुर्ग के माथे पर पसीना छलक आया। वह हड़बड़ा गया। रुको रुको, आखिरी कुछ कहना है? रोहन ने तलवार नीचे किए बिना पूछा। बुजुर्ग ने तलवार को देखा, फिर गले में सूखी लारने ली। ठीक है, चलो बात करते हैं। सच्चाई यह है कि मैं मानता हूं तुम्हारी बात। रोहन उसे देखकर स्तब्ध रह गया। ये बुजुर्ग इतनी जल्दी मान गया कि रोहन को कोई संतोष ही नहीं हुआ। रिया ने सिर टेढ़ा किया। उसने बुजुर्ग को अजीब नजरों से देखा, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि इतनी जल्दी कैसे पलट गया। बुजुर्ग शर्मिंदा हो गया, उसका चेहरा गर्म हो उठा। सौभाग्य से, उसका रंग इतना गहरा था कि किसी को कुछ पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दिखावे के लिए मान रहे हो ताकि बाद में भाग सको? रोहन ने संदेह से पूछा। तुम मुझे अपने पास रख सकते हो। तुम्हारी ताकत के सामने, मैं भाग भी नहीं सकता, बुजुर्ग ने मजबूरी से कहा। ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें मान लेता हूं। रोहन ने अपनी मानसिक शक्ति वापस खींच ली। बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। वह ताकत जो उसे जकड़े हुए थी, अब गायब हो चुकी थी। उसने रोहन की ओर देखा और सिर झुका लिया। रोहन ने हथेली खोली, और उसमें एक जड़ी बूटी से बनी काली गोली थी। ये वही विष गोली थी जो उसने यूं ही बनाई थी, लेकिन अब ये काम आ रही थी। इसे खा लो, रोहन ने मुस्कुराकर कहा। गोली को देखकर बुजुर्ग की भौहें फड़क उठीं। ये साधारण गोली नहीं लग रही थी, मगर हालात के सामने झुकना पड़ा। रोहन की मुस्कान देखकर उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। अगर उसने गोली नहीं खाई, तो यह स्नो रूपी शख्स उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। बुजुर्ग ने गोली ने ली। रोहन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये विष मैंने कई जहरीली जड़ी बूटियों से बनाई है। तुम्हें ये देना दिखाता है कि मैं तुम्हें कितना मूल्यवान मानता हूं। बुजुर्ग कुछ बोल भी नहीं पाया। भीतर ही भीतर कुर्ता रहा, लेकिन चेहरे पर चाटुकारिता ला दी। सर, अब कोई आदेश? रोहन फिर से सोफे पर बैठा और रिया को इशारा किया कि वह उसके पास आकर बैठे। फिर उसने हल्के स्वर में पूछा, मुझे उन नगरों के बारे में जानकारी चाहिए जो आयामों की दरारों में स्थित हैं। आयामी दरारें? बुजुर्ग चौंक गया। उसे नहीं पता था कि रोहन क्या योजना बना रहा था। ये बहुत गोपनीय बात है, शायद मुझे जानकारी इकट्ठा करने में मुश्किल हो, उसने संदेह जताया। रोहन ने ठंडी सांस छोड़ी। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं हर नगर में मौजूद मिश्रित नस्ल वालों को जानता हूं, जरूर जानकारी मिल जाएगी। बुजुर्ग घबरा गया। अच्छा है, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ, और हाँ, हर 7वें दिन यहां लौट आना, वरना बिना जी एंटीडोट के बहुत ही दर्दनाक मौत मरेगा। बुजुर्ग कांप गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने झुककर सलाम किया और निकल पड़ा। खिड़की से जाते समय उसने रुककर पूछा, सर, क्या आप सच में मिश्रित नस्ल के हैं? तुम्हें क्या लगता है? रोहन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा। मैं समझ गया, वह बोला और खिड़की से छलांग मारकर अंधेरे में गुम हो गया। क्या समझा ये? रोहन ने खुद से कहा। रिया ने खिड़की से बाहर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। तुम जाना चाहती हो उसके साथ? रोहन ने उसके पास खड़े होकर पूछा। रिया ने कुछ सोचकर सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि वह बहुत कमजोर है, रिया ने गंभीरता से कहा। हाँ, तुम तो बड़ी तेज हो गई हो। रोहन ने उसके सिर पर थपकी दी और हंस पड़ा। अल्पविराम। उधर, वह बुजुर्ग अंधे गलियों से गुजर रहा था, जैसे कोई परछाई। उसकी चाल बहुत तेज थी, शायद किसी छिपने की कला का इस्तेमाल कर रहा था।
जल्द ही वह ग्रेस्टोन नगर के एक कोने में पहुंचा। उसने चारों ओर देखा, फिर एक घर के दरवाजे पर विशिष्ट तरीके से दस्तक दी। दरवाजा थोड़ा खुला और एक जोड़ी आंखें झांकी। जैसे ही उसने बुजुर्ग को देखा, अंदर आने दिया। तुम लौट आए, रघु। लड़की को नहीं निकाल पाए? नहीं, गलती हो गई, रघु घर में घुसते हुए बोला। घर में कई लोग थे, सभी मिश्रित नस्ल वाले। दरवाजा खोलने वाली महिला ने पूछा, क्या हुआ? वह स्नो बहुत साधारण नहीं है, रघु बोला। सुनने में आया था कि वह विलासी है, बस 7 स्टार का स्तर है लेकिन लड़ नहीं सकता। तो मुश्किल क्या थी? महिला ने कहा। क्योंकि वह स्नो असली नहीं था, कोई और उसका रूप लिए हुए था, रघु ने गहरी सांस लेकर कहा। क्या, हमें खुद से देखना पड़ेगा, महिला बोली। रघु ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। सभी चुप हो गए। तो कोई मिश्रित नस्ल वाला, स्नो का रूप लिए हुए था, महिला ने दोहराया। तुमने ये कई बार पूछा, मैंने खुद देखा है, रघु चिढ़ गया। महिला थोड़ी शर्मिंदा हुई, फिर बोली, अगर वह वास्तव में इतना ताकतवर है और हमारी जाति से है, तो उसे अपने साथ जोड़ना अच्छा रहेगा। शायद बात बन जाए, रघु बोला। उसका रिया के प्रति रवैया देखकर लगता है कि वह थोड़ा विश्वास के लायक है। वह आयामी दरारों में बसे नगरों की तलाश कर रहा है। हमें उसके इरादे जानने चाहिए। बाकी लोगों ने कुछ क्षण सोचा और फिर सहमति दे दी। रक्तवंशियों की हवेली में रहते हुए, जहां आधे खून वाले रोहन के आदेश पर आयामी दरारों की खबरें जुटा रहे थे, रोहन विलासिता का जीवन जी रहा था। महल की सभी सेविकाएं बेहद आकर्षक थीं। यद्यपि वे अंधकार जाति की थीं, लेकिन देखने में मनमोहक लगती थीं। इस समय रोहन सोफे पर लेटा हुआ था। 2 सेविकाएं उसके पैरों की मालिश कर रही थीं, 2 उसके हाथों की और एक उसकी पीठ दबा रही थी। रिया पास खड़ी थी और रोहन को गहरे लाल रंग की छोटी छोटी जामुनें खिला रही थी। ये जामुन, लाल चेस्टनट नामक एक प्रकार का आत्मिक फल था जिसे रक्तवंशी बेहद पसंद करते थे। रोहन को ये स्वादिष्ट लगा। पार्श्व में बैठी खुशबू बिना किसी परवाह के ये जामुन खुद भी खा रही थी। रोहन की विलासिता में उसकी कोई रुचि नहीं थी। रोहन एक पुरानी चमड़े की पुस्तक के पन्ने पलट रहा था और धीरे धीरे अंधकार लोक के बारे में जान रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह कुछ खास नहीं कर रहा था, बस आधे खून वालों से समाचारों की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि अंधकार जातियों की दुनिया इतनी विशाल है। यहाँ कई शक्तिशाली प्राचीन वंश हैं, रक्तवंशी, 8 बाहु राक्षस, भेड़िया मानव और भी कई। इन सब के पीछे कोई भयावह शक्ति है। उसने पुस्तक नीचे रख दी और सोचने लगा, क्या वे लोग राक्षस देवताओं की बात कर रहे हैं? उसने गहरी सांस ली। अंधकार लोक की गहराइयां उसके अनुमान से कहीं अधिक थीं। मानव लोक की तुलना नहीं की जा सकती थी। अगर इन प्राचीन वंशों के पीछे छिपी शक्तियां मानव लोक में उतरी, तो उसका विनाश निश्चित था। ये चिंता तर्कसंगत थी। एक प्राचीन ग्रंथ में दूसरे लोकों के विनाश का विवरण था, जैसे अंधकार जातियां इसका गौरव गान कर रही हों। इस जाति ने फलां लोक को नष्ट किया, ऐसे वाक्य आम थे। अंधकार जातियां इसे अपनी उपलब्धि मानती थीं। आधे खून वाले दरअसल उन्हीं नष्ट हुए लोकों के जीवित बचे लोगों और अंधकार जातियों की संतानें थीं। इसलिए वे यहाँ दास की तरह व्यवहार पाते थे। उनके साथ कभी न्याय नहीं हुआ। ये सब पढ़कर रोहन का चेहरा गंभीर हो गया। दुनियाओं का विनाश, यह पागलपन है। लेकिन अंधकार जातियों के लिए ये सिर्फ उनके साम्राज्य को बढ़ाने का जरिया था। पागलपन, रोहन को यही शब्द सही लगा उनके कार्यों के लिए। हालांकि सब कुछ नकारात्मक नहीं था। इन पुस्तकों ने उसे ये भी बताया कि अंधकार लोक का जो हिस्सा वह जानता है, वह बस एक निम्न स्तर की अंधगर्भ दुनिया है। ये केंद्र नहीं था। इसका मतलब ये था कि वे भयावह शक्तियां यहाँ नहीं थीं, या अगर थीं, तो बहुत कम। इसलिए फिलहाल वह अपेक्षाकृत सुरक्षित था। उसी समय एक रक्तवंशी सेविका वहां आए और बोली, मालिक, बाहर एक आधा खून वाला आपसे मिलने आया है। ओह, रोहन ने भौहें उठाईं। उसे अंदर भेजो। जैसा आदेश हो। कुछ ही देर में एक वृद्ध को अंदर लाया गया। तुम सब बाहर जाओ, रोहन ने सेविकाओं को भेज दिया। रिया ने असहमति जताई, मालिक, क्या मैं रुकूं? ये नीच आधा खून कहीं आपको हानि न पहुंचा दे। मेरी ताकत देखी है ना? रोहन ने ठंडे स्वर में कहा। अब जाओ, दोबारा मत कहना। जी। डर से रिया बाहर चली गई। भीतर रह गया वृद्ध। उसने झुककर कहा, स्वामी, कृपया रॉडनी को प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा नाम रॉडनी है? रोहन ने पूछा। जी, मैं वही समाचार लेकर आया हूं जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। बताओ। रोहन अब गंभीर हो गया। सबसे निकट की आयामीय दरार कालिकोवा नगर में है। सुना है कि वहां फौज इकट्ठा हो रही है, रॉडनी बोला। तुम्हें कितनी पुष्टि है? रोहन ने थोड़ी सहलाते हुए पूछा। कम से कम 50 से 60%, रॉडनी ने नजरों में संकल्प के साथ कहा। तो मुझे कालिकोवा नगर जाना ही होगा, रोहन बुदबुदाया। सच हो या झूठ, देखे बिना यकीन नहीं हो सकता था। मानव लोक लौटने का अवसर यूं नहीं छोड़ सकता था। रोहन ने तुरंत निर्णय लिया, मैं कल रवाना हो रहा हूं। तुम मेरे साथ चलोगे?
आपका आदेश। रॉडनी झुक गया। रोहन ने उसे एक शीशी दी। ये जहर का प्रतिरोधक है, 1 महीने के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्वामी। रॉडनी की आंखें चमक उठीं। अब तक जहर की तलवार उसके सिर पर लटक रही थी। अब थोड़ी राहत मिली थी। वफादारी दिखाओ तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, रोहन ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रॉडनी ने सिर हिलाया। अगर और कुछ नहीं है तो कल मिलो। हम साथ चलेंगे, रोहन ने कहा। रॉडनी थोड़ा झिझका। क्या बात है? रोहन ने पूछा। स्वामी, आधे खून वालों ने सहायता संघ बनाया है। वे आपको जान गए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? रोहन चौंका। क्या तुम नहीं डरते कि मैं इसका फायदा उठाकर तुम पर दबाव डालूं? स्वामी, आप नहीं समझते हमारी हालत कैसी है। अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, रॉडनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। रोहन रुचिपूर्वक मुस्कुराया, फिर बोला, ठीक है, आज रात चलूंगा। आपका धन्यवाद, स्वामी, रॉडनी ने प्रसन्नता से कहा। रॉडनी के जाते ही रोहन सोच में डूब गया। उसने खुशबू से कहा, आज रात चलो, तुम्हारे साथियों से मिलने। खुशबू चुपचाप सिर हिला गई। रात आई। रक्तचंद्र आकाश में लटका था। रॉडनी समय पर पहुंचा और रोहन के पास चुपचाप खड़ा रहा। रोहन ने अपने को आधे खून वाले जैसा बनाया, खुशबू को पकड़कर आसमान में उड़ा और बोला, रास्ता दिखाओ। रोहन को हवा में चलता देख रॉडनी चकित रह गया, लेकिन तुरंत दौड़ते हुए ग्रेस्टोन नगर की ओर बढ़ा। कुछ समय बाद तीनों आपसी सहायता संघ के एक नए गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। पिछली बार जहां राघव ने उन अर्धमानवों से भेंट की थी, ये जगह उससे अलग थी। जैसे कहा जाता है, चालाक खरगोश के पास कई बिल होते हैं। यही हालत इन अर्धमानवों की थी। अगर उनकी जिंदगी इतनी कठिन न होती तो उन्हें इतने सतर्क रहने की जरूरत नहीं पड़ती। रोहन की आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसने देखा, राघव आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। रोहन उसके पीछे भीतर चला गया। कमरे में मौजूद अर्धमानव खड़े हो गए। उनके चेहरे पर चिंता थी लेकिन उम्मीद भी। वे चुपचाप रोहन और खुशबू को देख रहे थे। रोहन भी उन्हें चुपचाप परख रहा था। उनके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरों पर समय की मार साफ दिख रही थी। उनमें आत्मगौरव की कमी थी, जैसे उन्होंने जीवन भर अपमान सहा हो। रोहन के मन में एक टीस उठी। वे लोग वर्षों से ऐसे वातावरण में जीते आए थे जहां वे खुद को नीचा समझने लगे थे। अब उनके पास अपने लिए खड़े होने की न हिम्मत बची थी, न ही स्वाभिमान। शायद इसी वजह से वे एक अजनबी अर्धमानव से उम्मीदें बांधे बैठे थे। दोस्तों, ये हैं। राघव ने रोहन का परिचय देना चाहा, लेकिन अचानक झिझक गया। उसे याद आया कि वह केवल रोहन का छद्म नाम जानता था। मुझे राजा जीक कहो, रोहन ने शांत स्वर में कहा। खांसी, ये हैं राजा जीक जिनके बारे में मैं अक्सर बात करता रहा हूं। ये बहुत शक्तिशाली हैं, राघव ने संकोच से कहा। राजा जी, सभी अर्धमानवों ने उन्हें आदरपूर्वक अभिवादन किया। बैठिए, मैं राघव के निमंत्रण पर आपसे मिलने आया हूं। मैं भी आप ही की तरह एक अर्धमानव हूं, तो अब हम सब एक परिवार हैं। अगर कोई परेशानी हो तो बेहिचक मेरे पास आना, रोहन ने हंसते हुए कहा। राघव के होंठ फड़क उठे। अगर वह रोहन की ठंडी और निर्मम तरफ न देख चुका होता तो वह खुद भी विश्वास कर लेता। बाकी अर्धमानवों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि राघव ने शायद राजा जी को कम आंका है। वह सख्त नहीं, बल्कि सौम्य लगते थे। रोहन ने जानबूझकर अपनापन दिखाया ताकि वह अर्धमानवों से घनिष्ठता बढ़ा सके। बातचीत अच्छी रही। उसने वादा किया कि वह विश्राम सिंह के नाम से उन्हें संसाधन और सहायता दिलवाएगा। अर्धमानवों के लिए छोटे छोटे उपकार भी बहुत मायने रखते थे। रोहन ने जाते जाते उनके दिलों में एक मजबूत और सकारात्मक छवि बना ली थी। राघव ने रोहन को बाहर तक छोड़ा। वापस लौटने पर वह सबको उल्लास में देखता है। वे लोग आपस में बांटने की योजनाएं बना रहे थे कि राजा जी से मिलने वाली मदद को कैसे बांटें। राघव चुपचाप सांस भरता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा जी का आना अच्छा था या बुरा। अगले दिन रोहन, खुशबू और राघव ने धूसरगढ़ छोड़ दिया। डाकलैंड में बल संचालित कई यंत्र चलते थे। वे तीनों एक फ्लोटिंग एयरशिप पर सवार हुए जो सामान ढो रही थी। कालीकुंज नगर धूसरगढ़ के उत्तर में था। यह एक विशाल नगर था जो वीराने में बसा था। भले ही यह शहर धूसर रंगों से भरा था, लेकिन यहाँ की भीड़भाड़ और विविध जातियां इसे जीवंत बनाती थीं। जब वे तीनों वहां पहुंचे तब शाम हो चुकी थी। एयरशिप से उतरकर वे ठहरने के लिए जगह खोजने लगे। राघव यहाँ पहले भी आ चुका था, इसलिए वह रास्तों से वाकिफ था। वह दोनों को एक होटल में ले गया। जैसे ही होटल का दरवाजा खुला, तेज आवाजों से उनका स्वागत हुआ। ये होटल अर्धमानवों का ठिकाना था। ऐसे बड़े शहरों में कई अर्धमानव रहते थे, इसलिए उनके लिए अलग से ठिकाने बनाए गए थे। शुद्ध जाति वाले लोग इन्हें हेय समझते थे, इसलिए यहाँ नहीं आते थे। होटल के भीतर लोग जोर से हंस रहे थे, सस्ती शराब पी रहे थे और कम दर्जे का खाना खा रहे थे। लेकिन रोहन को इनमें एक फर्क नजर आया। धूसरगढ़ के अर्धमानवों की तुलना में इनमें कुछ स्वाभिमान बाकी था।
तीनों के प्रवेश करते ही सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। राघव ने काउंटर के पीछे बैठे लाल नाक वाले बुजुर्ग से कहा, विक्रम, मैं एक महाराज को लाया हूं। 2 कमरे दे दो। महाराज। तभी एक भारी भरकम अर्धमानव हंस पड़ा। अरे वाह, अब अर्धमानवों के पास भी महाराज होते हैं क्या? दीनू, अपनी गंदी जुबान बंद रखो। राघव ने गुस्से में कहा। क्यों? क्या मैंने गलत कहा? दीनू खड़ा हो गया। वह 2 मीटर लंबा था और बेहद ताकतवर दिख रहा था। उसने घूरते हुए कहा, राघव, लगता है तू अब भी धूसरगढ़ का गुलाम है। हर किसी को महाराज कहता है। हरामी, क्या बक रहा है? राघव का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तो फिर आ, लड़ ले मुझसे। दीनू ने चुनौती दी। बाकी लोग चिल्लाने लगे, उन्हें तमाशा देखने का मजा आने लगा। उनके लिए महाराज शब्द एक ऐसा कांटा था जो उनके घावों को और कुरेदता था। दिन में उन्हें शुद्ध जातियों के सामने चुप रहना पड़ता था, लेकिन रात को यहाँ कोई चुप नहीं रहता था। रोहन ने अपनी काली चादर में से सबको चुपचाप देखा। यही फर्क था यहाँ के अर्धमानवों और धूसरगढ़ वालों में, यहाँ के पास अभी भी कुछ आत्मसम्मान बचा था। महाराज, मुझे उसे सबक सिखाने दीजिए। राघव ने गुस्से में कहा। ठीक है। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। राघव आगे बढ़ा, लोग पीछे हटे। बीच में जगह बन गई। हा, कम से कम हिम्मत तो है तुझमें। दीनू ने गर्दन घुमाई और मुक्का तान दिया। राघव फुर्ती से बचा और अपने आस्तीन से एक छुरा निकालकर दीनू के पेट की ओर झपटा। दीनू ने अपने हाथ से पेट की रक्षा की। छन। धातु जैसी आवाज आई। दीनू ने बाजुओं पर मेटल ब्रेसर पहन रखे थे। छुरा वहीं टकरा कर रुक गया। दीनू ने झट से दूसरा मुक्का जड़ दिया। धत्तेरी। राघव पीछे हटा, लेकिन बहुत पास था। दूसरे ही पल दीनू का मुक्का उसके पेट पर लग गया। धड़ाम। राघव का शरीर पीछे उछल गया। वह जमीन से टकराने ही वाला था कि एक नाजुक हथेली ने उसे थाम लिया। खांसी। राघव ने खून थूका। धन्यवाद, महाराज, उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा। तू उसकी मदद कर रहा है? दीनू ने तिरस्कार से पूछा। तू मेरे काबिल नहीं। रोहन की शांत आवाज आई। हा, बड़ा आत्मविश्वास है तुझमें। चल, देखता हूं क्या कर लेता है। दीनू ने हमला करने के लिए मुक्का तान दिया, काले लाल बल से चमकता हुआ। रोहन ने सिर हिलाया। उसने अपनी बांह चादर के अंदर से बाहर निकाली। एक सीधा साधा मुक्का था, लेकिन हवा में कंपन होने लगा। दीनू हैरान हो गया, लेकिन अब मुक्का पीछे नहीं खींच सकता था। उसने अपना बल मुक्के में डाला। धड़ाम। दोनों मुक्के टकराए। जोरदार धमाका हुआ। एक शरीर हवा में उछला। पिच। दीनू जमीन पर गिरा और सीने पर हाथ रखकर खून उगलने लगा। पूरा होटल शांत हो गया। 5 तारा सिपाही स्तर का दीनू एक मुक्के में हार गया। और वह, महाराज, शायद अपनी बल शक्ति भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा था, सिर्फ शारीरिक ताकत से। अब सब कुछ साफ था। राघव उसे महाराज क्यों कहता था? मिश्रित रक्त वाले लोग उस काले लबादे में छिपे व्यक्ति को देख रहे थे। वे स्तब्ध थे। उसके द्वारा किया गया हमला वहां मौजूद सभी मिश्रित रक्त योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ताकतवर हस्ती उनकी बिरादरी में कब से है। इतनी शक्ति किसी अज्ञात व्यक्ति में नहीं हो सकती। सभी की निगाहें अब रजत की ओर थी। उसी ने उस रहस्यमयी योद्धा को यहां लाया था। और रजत से बेहतर उसे कोई नहीं जानता था। सभी की नजरें खुद पर पाकर रजत के चेहरे पर गर्व की झलक आ गई। अब समझे, मुझे हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। उसके मन में संतोष था। आखिर उसी ने श्रीमान जी वांग को खोजा था और उनका शिष्य बना था। ... हालांकि वह सफर आसान नहीं रहा था। वह बाकी लोगों की नजरों को नजरअंदाज करता हुआ दीपक की ओर देखने लगा। उसे सुकून मिला। दीपक की निगाहें उससे मिली और उसके चेहरे पर लज्जा झलक गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि रजत जिस श्रीमान को लाया था, वो सचमुच इतना ताकतवर निकलेगा। अभी के मुकाबले के बाद उसे समझ आ गया था कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। रोहन ने आसपास देखा। सभी मिश्रित रक्त वाले अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। क्या हमारे लिए एक कमरा मिलेगा? एक शांत स्वर लबादे के भीतर से आया। हाँ। लालनाग बाबा काउंटर से तेजी से बाहर निकले और तीनों को खुद दूसरी मंजिल तक ले गए। तीनों के जाते ही लोगों ने दीपक को सहारा देकर उठाया। दीपक, सब ठीक है? ठीक हूं, उसने होठों के कोनों से खून पोंछते हुए कहा, लेकिन चेहरे पर परेशानी थी। वो योद्धा कौन था? कभी देखा नहीं उसे। शायद किसी और शहर से आया हो। रजत की किस्मत अच्छी है जो उसे ऐसा ताकतवर साथी मिल गया। किस्मत कब तक साथ देगी? पहले भी हमारे बीच कुछ ताकतवर लोग थे जिन्हें शुद्ध रक्त वालों ने पकड़कर गुलाम बना लिया। इसका भी वही हाल हो सकता है। हाय। सभी के मन में निराशा भर गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। दूसरी मंजिल पर लालनाग बाबा उन्हें एक दरवाजे के सामने ले आए। ये हमारा सबसे अच्छा कमरा है, सरकार। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ठीक है, रोहन ने सहजता से कहा। सरकार, दीपक का कोई गलत इरादा नहीं था। कृपया उसे माफ करें।
जब तक वो मुझसे उलझेगा नहीं, मैं भी उसे नहीं छेड़ूंगा। लेकिन अगर फिर ऐसा हुआ, तो मैं नहीं रुकूंगा, रोहन ने कहा। जी, लालनाग बाबा का माथा पसीने से भीग गया। मेरे स्वामी तो दयालु हैं, तभी वो बात को बढ़ा नहीं रहे। दीपक को समझा देना, आगे से सोच समझकर बोले, रजत ने कहा। वो स्वामी शब्द के लिए बहुत संवेदनशील है। उसकी स्थिति भी समझो, लालनाग बाबा बोले। रजत ने नाक चढ़ाई, लेकिन चुप हो गया। बाबा चला गया। रोहन ने बातों की परवाह किए बिना रिया को लेकर कमरे में प्रवेश किया। रजत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रह गया। अल्पविराम। अंदर पहुंचते ही रोहन ने कमरे को देखा और बोला, हम बाहर हैं, तो एक ही कमरे में रुकना होगा। बेड तुम ले लो। रिया ने एक ही बिस्तर को देखा, सिर टेढ़ा किया और पूछा, तुम मेरे साथ नहीं सोओगे? रोहन पानी पी रहा था। अचानक सवाल सुनकर पानी उसके मुंह से बाहर निकल आया। क्या? नहीं, बकवास मत बोलो, मुझे साधना करनी है। हाँ, साधना। रिया ने अजीब निगाहों से उसे देखा, ये कैसा अजीब आदमी है। रोहन सोफे पर पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। पृथ्वी शक्ति तारांकन 5-0 अंधकार। ये शक्ति उसे अभी दीपक से मिली थी। यह न तो पूरी तरह अंधकार शक्ति थी, न ही पूरी तरह पृथ्वी की। एक मिश्रित शक्ति थी। शायद इसलिए कि वो मिश्रित रक्त वाला है, रोहन ने सोचा। लेकिन जैसे ही वह शक्ति उसके शरीर में गई, वह खुद ब खुद दो भागों में बंट गई, अंधकार और पृथ्वी। वो समझ गया कि यह मिश्र शक्ति एक अद्भुत चीज है। अगर वह इसे समझ ले, तो अपने पुराने अधूरे युद्ध कौशल, अग्नि तलवार चक्र, को भी संपूर्ण बना सकता है। उसके लिए इन मिश्रित रक्त वालों की जरूरत पड़ेगी। बेचारे जानते भी नहीं कि वह उनके पीछे पड़ा है। रोहन ने मुस्कुराकर ठुड्डी पर हाथ रखा, लेकिन खुद को ही डरावना पाकर हंसी रोक दी और साधना में बैठ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह तीनों होटल से बाहर निकले। रोहन अब फिर से विश्रामगृह अधिपति की छवि में था। वे सीधे नगर स्वामी के महल की ओर बढ़े, एक विशाल, रहस्यमयी और डरावना किला, जिसकी छाया तक भारी थी। चलते चलते रिया अचानक रुक गई। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। रिया ने उसकी बांह पकड़ी और महल की दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक सूचना चिपकी थी और कई लोग उसे देख रहे थे। रोहन ने शक्ति से भीड़ को हटा दिया। सभी अंधकार योद्धा उसकी ताक से दबकर एक ओर हो गए। उसने जैसे ही सूचना पढ़ी, उसका चेहरा तमतमा उठा। हरामखोर, फिर से दिमाग खराब कर दिया इस कालविनाश दैत्य स्वामी ने। सूचना में रोहन की तस्वीर थी, साथ ही उसका विवरण। ये वारंट अब पूरे अंधकार प्रदेशों में फैल चुका था। इसका मतलब था कि अब हर राक्षसी आत्मा जान चुकी थी कि कोई मानव उनके इलाके में घुस आया है। घोषणा में लिखा था कि जो भी इस इंसान को पकड़ेगा, उसे कालविनाश दैत्य स्वामी से भारी इनाम मिलेगा, चाहे सत्ता चाहिए या दौलत। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए रोहन द अल्टीमेट गॉड के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।